डे स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना ए स्क्वायर सर आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। 27 अगस्त 2021 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। और अब इस पेपर का जब हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे को तो पता है कि मैं इस पेपर को देख चुका हूँ, मैं आपको बता दूँ ये पेपर बहुत आसान था। मतलब जिस तरह के जो जेईई मेन के पेपर अभी तक आए हैं, अगर हम देखें उसके हिसाब से देखा जाए तो पेपर कंपैरेटिवली बहुत आसान था। तो आज हम टाइम नहीं ख़राब करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको पता है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन उसने बोला है कि लेट, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं A,0 B एंड C। उसने बोला है कि सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जब भी हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं तो उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया होता है ये, सबको पता है, ठीक है। 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बच्चों ये हो जाता है, राइट। और जब भी हमें एरिया दे रखा होता है, तो हम क्या लगाते हैं? मॉड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो बेसिकली उसने एरिया दे रखा है और वो एरिया किसके इक्वल दे रखा है? उसने 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल दे रखा है। दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट, राइट। अब आपको करना है क्या? यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को रिप्लेस करना है। वो काम हमें करना है, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। x1 y1 की जगह हम A,0 रखेंगे, x2 y2 की जगह हम ये रखेंगे, x3 y3 की जगह हम ये रखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया। जैसे ही हम मॉड हटाएंगे तो आपको पता ही है +-1 आ जाएगा। तो जैसे ही हम मॉड हटाएंगे तो मॉड हटाते +-1 आएगा और 2 उधर चला जाएगा तो +-2। क्लियर? अब जो बच्चा जेईई मेन की तैयारी कर रहा है उसके लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मुझे लगता है इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। वो डिटर्मिनेंट को आराम से सॉल्व कर सकता है। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस। तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेंगी। एक तो a की प्लस वाली मिल रही है 2 - b² (b+1), ठीक है। और एक a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2 - b² (b+1), ठीक है। और उसने बोला था सम ऑफ वैल्यूज ऑफ a, उसने बोला था a की वैल्यूज का सम, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा -2b² (b+1), -2b² (b+1), राइट। दिस इज द आंसर। एक इजी क्वेश्चन, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, आप आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ठीक ठाक है, डिपेंड करता है आपको फील आया कि नहीं आया। जैसे आपको ये 1/2 दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो 1/2 दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2। क्लियर? अच्छा, इस 2/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 - 1/3, करेक्ट। अच्छा, इस 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 - 1/4। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, राइट। अब क्या होगा? 1 × x², ये सीरीज अपने पास आ जाएगी, है ना। 1 × x³ आ गया, 1 × x⁴, ये एक सीरीज बन जाएगी। क्लियर? क्या बन जाएगी? तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सीरीज बन गई, ऐसे बन गई सीरीज, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट कौन सा बचा हुआ है? -½ x², -1/3 x³ -1/4 x⁴, ये वाला पार्ट भी एक बन गया हमारे पास, एक सीरीज बन गई। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है ln1 + x। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है ln1 + x। वो क्या होता है बच्चे? x - x² (2 - x³ 3), ये होता है ln1 + x, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले में x की जगह -x रख दें, अगर इस फॉर्मूले में x की जगह -x रख दें तो ln1 - x क्या होगा? तो ये होगा -x, ठीक है, -x² (2 - x³ 3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं ध्यान देता हूँ, इस अगर एक्सप्रेशन को ढंग से देखें, बेसिकली अगर आप देखें इसको, तो अगर ये चीज़ लिखी हुई है इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यही तो हो रहा है, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा। श्योर? समझ में आ गया? तो ln1 - x का जो फॉर्मूला था उस पूरे में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाता है, राइट। तो यही चीज़ बनाने के हमने क्या किया, जब हमने देखा कि यार ये सीरीज़ तो बनी गई थी, ये सीरीज़ भी बन गई थी, अब इस सीरीज़ के अंदर मेरे को क्या चाहिए? मुझे x ऐड करना था और x सब्ट्रैक्ट करना था। तो मैंने अब क्या किया, देख लीजिए अच्छे से। ये जो एक्सप्रेशन था ये तो GP है, GP का सम हम निकाल सकते हैं। किसी भी इनफाइनाइट GP का सम फॉर्मूला होता है A/1 - r, ठीक है। इस GP का जो सम आएगा बेटा A/1 - r, x² (1 - x) आ गया। इसमें हमने x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन में हमने x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया। जो सब्ट्रैक्ट किया था x वो उधर जा गया, x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया, x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया, और ये एक्सप्रेशन क्या बन गया बेटा? ये एक्सप्रेशन बन गया ये वाला ln1 - x। क्या बन गया बच्चे? ln1 - x। क्लियर है? क्या बन गया बच्चे? ln1 - x। श्योर? तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, ठीक है, समझ में आ गया।
क्योंकि ये माइनस के साथ बनेगा ln 1 माइनस एक्स, ये माइनस के साथ बनेगा ln 1 माइनस एक्स। तो बच्चे ये एक्सप्रेशन बन गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो उसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा। आ गया क्लियर, बस इतना बनना था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है x इक्वल्स टू हाफ, तो हम सारे बच्चे x की जगह हाफ रखेंगे। तो बेटा जैसे ही आप x की जगह हाफ रखेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा 1 माइनस ln2 आप रख सकते हैं आराम से। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई चैलेंज है ही नहीं। आप यहाँ पर x की जगह हाफ रखिए, x की जगह हाफ रखेंगे तो ये आ जाएगा y की वैल्यू, और जब y की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था e की पावर 1 प्लस वाई, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था e की पावर 1 प्लस वाई, y की वैल्यू आई 1 माइनस ln2, तो ये आ जाएगा e स्क्वायर और e की पावर माइनस ln2, e की पावर माइनस ln2 जो होता है 1/2 होता है, तो आंसर आ गया e स्क्वायर बाय 2। क्लियर, आंसर आ गया e स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। तो इसका आंसर है e स्क्वायर बाय 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी 3D का आसान क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में एक ड्रॉबैक था कि ln 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है उस पर डिपेंड करता है, अगर नहीं याद है तो दिक्कत है आपको। ठीक है, अच्छा इस पर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, अच्छा r की जगह हम क्या लिखते हैं, r की जगह हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखते हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है। r की जगह हम हमेशा ये लिखते हैं, राइट। अच्छा, तो जब आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को अगर डॉट करेंगे तो यहाँ से जो पहला प्लेन है उसकी इक्वेशन आ चुकी है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा यही काम हम दूसरी जगह करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ से जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x प्लस 3y, और क्या आएगी बच्चे, माइनस का z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो प्लेन्स की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। अरे भाई, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0। तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखता हूँ मैं आपके सामने। देखिए ये पहला प्लेन निकाला जो मैंने बताया आपको, ये दूसरा प्लेन निकाला जो मैंने आपको बताया। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स मैंने क्या लिखवाया था, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ गया। ठीक, नाउ व्हाट इज द अननोन क्वांटिटी, द अननोन क्वांटिटी इज लैम्डा। बस आप मुझे लैम्डा दो, मैं आपको आंसर दूंगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए आगे हमने क्या किया यहाँ पर बच्चे, ठीक है ना, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, तो x वालों को एक साथ ले लिया, y वालों को एक साथ ले लिया, z वालों को एक साथ ले लिया, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ले लिया। ठीक है, लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, सुनना अच्छे से। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेन आपको मिलेगा वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस के डी आर्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के डी आर्स क्या होंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के डी आर्स होंगे, इसका मतलब है जब दो प्लेन, ठीक है ना, जो अब दो प्लेन अपने पास क्या है, पैरेलल है ना, प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अब क्या होगा, एक्स एक्सिस के जो डी आर्स होते हैं, डी आर्स बोल सकते हैं, डीसीज बोल सकते हैं बच्चे, तो वो होंगे बेटा 1,0,0। क्लियर, एक्स एक्सिस के डी आर्स क्या होंगे बेटा 1,0,0। क्लियर। अच्छा इस वाले के कितने हैं, इस वाले के डी आर्स हो गए 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये ऊपर वाले प्लेन के हैं और ये एक्स एक्सिस के हैं। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। ठीक, तो बस काम खत्म हो गया दोनों। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है, प्लेन जो है लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल, समझना इस बात को, अगर प्लेन जो है लाइन के नॉर्मल है, जैसे ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो भैया अगर ये प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है और प्लेन और एक्स एक्सिस पैरेलल हैं, तो प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a1 a2 यानी दिस इंटू 1 प्लस दिस इंटू 0 प्लस दिस इंटू 0। ठीक है, इसको कर दिया आपने तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई। और हमें सिर्फ लैम्डा चाहिए था, हमें सिर्फ लैम्डा चाहिए था, क्योंकि जैसे ही हमें लैम्डा मिलेगा हम लैम्डा के लिए उठा के यहाँ रखेंगे, और जैसे ही हम लैम्डा के लिए उठा के बच्चे यहाँ रखेंगे हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड प्लेन होगा, जो कि रिक्वायर्ड प्लेन होगा। राइट, तो आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आप कर सकते हैं, तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
ईच ऑफ द पर्सन्स ए एंड बी इंडिपेंडेंटली टॉसेस 3 फेयर कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ देम गेट द सेम नंबर ऑफ हेड्स। दोनों के दोनों ने कॉइन को टॉस किया, 3 बार किया है ना, फेयर है ना। अब वो कह रहा है दोनों के सेम नंबर ऑफ हेड आने चाहिए। सेम नंबर हेड का मतलब होता है भाई दोनों के या तो 0 हेड आए, या दोनों में 1 हेड आए, ठीक है, या दोनों के 2 हेड आए, या दोनों के 3 हेड आए। भाई ये आ सकता है, और तो क्या होगा भाई, सेम आने का मतलब तो ये होता है। 0 हेड आने का मतलब हो गया तीनों टेल आ जाए, ठीक है। 1 हेड आने का मतलब 1 हेड आ जाए, बाकी दोनों टेल आ जाए, ठीक है। सद में आगे 2 हेड आने का मतलब 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, और तीनों हेड आने का मतलब तीनों एच आ जाए। भाई इक्वल आने चाहिए, दोनों के इक्वल आने चाहिए। इक्वल आने का मतलब ये आ गया, राइट। अच्छा, अगर तीनों ही टेल आ जाएंगे तो 1/2 1/2 1/2 कितना आ जाएगा, 1/8। इसमें कोई चैलेंज ही नहीं है। अच्छा, हेड टेल टेल, अब हेड टेल टेल तो 3 में से एक पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी भाई, 3 में से एक पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, जहाँ हेड आएगा। हेड टेल टेल आए, टेल हेड हेड आए, या टेल टेल हेड आए, तो 3 पोजीशन अपने पास पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, 3 पोजीशन पॉसिबल है। तो 3 तो पोजीशन हो गई, 300 पोजीशन हो गई, ठीक है। और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/8 हो गया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ पर कितनी बार हेड आएगा, यहाँ 2 बार आएगा। 2 बार हेड आएगा तो 3 में से 2 बार हेड आएगा, ठीक है। कितनी बार, 3 में से 2 बार हेड आएगा, 3 में से 2 बार हेड आएगा, ठीक है। इंटू 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8 हो गया, ठीक है। और यहाँ तीनों ही हेड आएंगे, जब तीनों ही हेड आएंगे तो 3C3 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तीनों ही हेड आएंगे तो ये आएगा 1/8 बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक अच्छी बात है जो बच्चा मिस कर, मतलब एक बात ऐसी है जो बच्चा मिस कर सकता है, वो ये है, उसने बोला इक्वल हेड्स, तो बच्चा केस बनाएगा 1 हेड के, कि दोनों पे 1 हेड आ जाए, दोनों पे 2 हेड आ जाए, या दोनों पे 3 हेड आ जाए। 0 हेड वाला केस जनरली बच्चे भूल जाते हैं। तो अगर किसी से गलत हुआ होगा तो इस पर्टिकुलर पार्ट की वजह से गलत हुआ होगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करी है हमने, इसमें गड़बड़ हमने कर दी है। यस, 2 के लिए था, सॉरी हम भूल गए, 2 के लिए था, ये मैंने सिंगल के लिए बताया आपको, 2 लोग हैं तो यहाँ पर एक गड़बड़ हमने करी है बेटा। यहाँ 1/8 जरूर लगा लें, ये पहले वाले के लिए 1/8 है, फिर दूसरे वाले 2 लोग हैं ना, ये मैंने सिंगल के लिए बताया आपको, 2 लोगों के लिए 1/8 × 1/8, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक के लिए 3/8 है तो दूसरे के लिए भी 3/8 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक के लिए 3/8 है, दूसरे के लिए भी 3/8 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक के लिए भी 1/8 है तो दूसरे के लिए भी 1/8 होगा, ठीक है। बस में ध्यान रखना, एक्चुअली क्या है, जब हम समझा रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि दोनों का 0 हेड आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, लेकिन हम 2 लोगों की बात कर रहे थे, तो मैंने ये एक्सप्रेशन एक के लिए लिखा था, बस दूसरे के लिए भी तो लिखना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 1/8 × 1/8, 3/8 × 3/8, 3/8 × 3/8, 1/8 × 1/8, ठीक है। ये आपका आंसर है 1/64, 3/3/8, 3/3/8 और 1/8 1/8, ठीक है। दोनों का ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर लैम्डा विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्रैमर रूल का क्वेश्चन है, हर साल आता है क्रैमर रूल का क्वेश्चन। वो कह रहा है इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। अब सॉल्यूशन में 2 बातें हैं, या तो एक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जब एक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंडीशन आपको पता ही है, एक सॉल्यूशन की शर्त क्या होती है कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा XYZ के कोफिशिएंट से, जो डिटर्मिनेंट बनेगा XYZ के जो कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनेगा, XYZ के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा बच्चे, इसको अगर मैं D बोलूँ तो ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी, वो अपन ने सॉल्व कर रखा होगा, देखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ रही है सॉल्व करने पर, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बताइए, आ गई, ठीक है। अब हमसे 2 बातें हो सकती हैं, ये तो यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है कि D 0 नहीं होना चाहिए, राइट। या अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है बेटा कि जो D है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लैम्डा + 9 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, आगे समझ में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लैम्डा + 9 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, है ना, एक बात तो ये है, क्लियर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। -9 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब -9 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है -9 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो यानी R -9 से -8, क्लियर। आगे समझ में, यहाँ तक कोई चैलेंज है ही नहीं, राइट। इधर आ जाते हैं, जो लिखा हुआ इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है -∞ से
-9 और यूनियन -8 से इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है कि अगर भाई डी जीरो हो जाएगा तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे जाते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 2-3 शर्तें होती हैं भाई, एक तो डी जीरो होना चाहिए, साथ में उसका D1 D2 D3 भी जीरो होना चाहिए, राइट। तो अब आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बच्चे पहली बात तो डी जीरो करेंगे अपन। समझ में आ गया? क्लियर? अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होता तो ये आंसर होता है इस क्वेश्चन का। इफ़ यू वांट कि भाई मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिले तो योर आंसर दिस, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे सॉल्यूशन मिले तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस भी आएगा और इनफाइनाइट वाला भी आएगा। अब इनफाइनाइट का मतलब तो डी जीरो करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लैम्डा प्लस 9 = 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से लैम्डा आ गया बेटा -9 से -8। एक तो ये आ गया, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, आप D1 निकालोगे, है ना, ऐसे ही आप D2 निकालोगे और ऐसे ही आप D3 निकालोगे, ठीक है। आप आराम से कैलकुलेट कर लें। D1 का मतलब आप लोग समझते ही हैं, D1 का मतलब क्या होता है भैया, D1 का मतलब होता है x वालों को हटा के कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। x वालों को हटा के क्या लिख दो, कांस्टेंट 4, 3 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लैम्डा, 4, 3 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लैम्डा, ठीक है ना। 4, 3 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लैम्डा और क्या लिखा हुआ है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2 और 4, उसके बाद क्या लिखा है 1, 5 और 28 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लैम्डा। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर हमने D0 किया है, D0 करके यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लैम्डा मिल जाएगा, उसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा। D1 D2 D3 ऐसे आपको निकालना है। और ऑनेस्टली बताऊँ, आप जब D1 D2 D3 निकालेंगे तो आपको पता चलेगा सब जीरो आ जाएंगे। सब क्या आएंगे, जीरो, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा, ओके। अननेसेसरी अपन कैलकुलेशन में टाइम खराब करें, तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन तब मिलेगा जब मेरे पास ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अगर मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो कब मिलेगा, जब D0 हो जाएगा, ठीक। और ये D1 D2 D3 आप निकाल के देख लीजिएगा, जीरो आ जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखो लैम्डा क्या है, -∞ से -9 यूनियन -8 से इन्फिनिटी, तो यूनिक मिल गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको -9 से -8, ये बीच जो बचा हुआ पोर्शन था ना, जो बचा हुआ पोर्शन जो यहाँ रह गया था बीच का, जो बीच का बचा हुआ पोर्शन था उसने कवर कर लिया, सब तो कवर हो गया। इसका मतलब आपको जीरो चाहिए, आपको यूनिक चाहिए तो ये लो, आपको इनफाइनाइट चाहिए तो वो लो। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू R, लैम्डा बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए, एक बॉक्स है हमारे पास, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जेई में एक क्वेश्चन आया था, उस जेई के क्वेश्चंस की कॉपी की इन्होंने। एक बॉक्स ओपन है फ्रॉम टॉप, है ना, ठीक है। इस फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई A क्रॉस B, A क्रॉस B का मतलब होता है इस तरह से, है ना, ये अपने पास है, ये A और B है, ठीक है, ऐसा बोला उसने आपसे। और क्या बोला, बाय कटिंग स्क्वायर्स ईच फ्रॉम साइड x, ठीक है। यहाँ से उसने स्क्वायर काटे हैं, एक स्क्वायर यहाँ से काट लिया, एक स्क्वायर यहाँ से काट लिया x का, ठीक है ना, एक x यहाँ से काटा है उसने x साइड का, ठीक है ना, एक x यहाँ से काट लिया उसने, ये लीजिए सर, काट लिया सब ने, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही काटोगे तो ये कितना बचेगा लेंथ, ये बनेगा B - 2x, ठीक है। ये लेंथ कितना बचेगा, ये बचेगा A - 2x, बच गया, ठीक है। मैं आपको पेपर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं पेपर को फोल्ड करके आपको दिखाता, थोड़ा शायद फील आता। बाकी ऐसे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल है, आप समझते होंगे किस तरह से अपन सोचते हैं। तो अब जो अपन को वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना, x फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स फॉलिंग अप द फ्लैप्स इफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, जो बचा हुआ अपने पास है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम। तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, ये अपने पास हो गया A - 2x, ये कितना आ गया B - 2x, और ये हाइट कितनी हो गई x, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है ना। तो अपने पास आ गया A - 2x, ये हो गया B - 2x, और हाइट कितनी आएगी, अगर आप पेपर लें, एक रेक्टेंगुलर पेपर लें, उसे फोल्ड करके देखेंगे तो आपको दिखेगा जो हाइट होगी वो x होगी, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया A - 2x इंटू B - 2x इंटू x, ठीक है। ये हमने लिखा है, ये पिक्चर आपके सामने क्लियर बनाई गई है ना। ये A - 2x से बच्चे, ये B - 2x से बच्चे, और इंटू x कहाँ गया, ये लीजिए सर, ये आपका वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ठीक। इसमें यही काम इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम या मिनिमम करनी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, राइट। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास बन जाएगी, राइट। डिफ्रेंशिएट किया, इसको जीरो किया, जीरो करके हमने यहाँ पर शीतराचार्य लगाया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक है, आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आपके सामने क्वाड्रेटिक है खूबसूरत, 12x² - 4 इंटू A + B इंटू x, ठीक है, और ये लिखा हुआ +AB = 0, ठीक है।
और इसके रूट हमने मान लिए अल्फा और बीटा। अब यार रूट कैसे निकालेंगे, शीधराचार्य लगा के, तो हमने शीधराचार्य लगा के इसके रूट निकाले। ठीक, जब शीधराचार्य लगा के हमने रूट निकाले, है ना, शीधराचार्य लगा लीजिएगा आप। शीधराचार्य लगाएंगे तो ये अल्फा की वैल्यू है, प्लस वाले को हमने अल्फा बोल दिया, किसी को भी अल्फा बोलो किसी को बीटा बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, समझ में आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये प्लस वाला तो अल्फा हो गया, ये माइनस वाला बीटा हो गया। ऑब्वियसली बात है बीच में माइनस आ रहा है, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये छोटा है और ये बड़ा है। क्लियर। अब देखिए, अब समझना अच्छे से बेटा, ये dv/dx है। क्या है ये? dv/dx है। dv/dx के दो रूट थे, कौन कौन से रूट थे? अल्फा और बीटा, दो रूट थे अल्फा और बीटा। हमने इसका साइन डायग्राम बनाया। अच्छा, छोटा पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक, आपने मैक्सिमम में पढ़ा हो तो आपको। ठीक है, ये dv/dx था, हमने इसके दो रूट निकाले, है ना। छोटा पहले लिखा जाता है, बाद में बड़ा लिखा जाता है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्लस से, तो प्लस माइनस और प्लस। ओके बच्चे, सर ठीक है। अच्छा, प्लस से माइनस जाते हैं तो क्या मिलता है बेटा? प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमम मिलता है। ठीक है बच्चे, और माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या मिलता है बेटा? मिनिमम मिलता है, यानी मिनिमम मिलेगा। तो प्लस से माइनस पर मैक्सिमा और माइनस से प्लस पर मिनिमा। तो आपने मुझसे पूछा है मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम मिलेगा बीटा पर। किस पे मिलेगा? बीटा पर। तो बीटा कौन है? बीटा इज दिस, ये है बीटा। तो ये आपका आंसर है, दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये एक रूटीन प्रॉब्लम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था। सबसे पहली बात है इंटीजर्स को बाहर ले लो, ऐसे देखो आप इसको, +1 बाहर ले लो, ले लिया +1। ठीक है, इधर आ जाइए, ये +2 बाहर ले लिया इसमें। ठीक है, इधर आ जाइए, इसमें +3 बाहर आएगा, सॉरी इसमें +4 बाहर आएगा, सॉरी इसमें +2 ही आएगा। ठीक है, इधर आ जाइए, +3 आ गया, इधर +3 आएगा और इधर आएगा +4, ये लीजिए। ठीक है, समझ आ गया। तो ग्रेडेशन टियर x+1, ग्रेडेशन टियर +2 +3 +2 +3 +3 4, राइट, ये आ जाएगा। बस अब आप ऑपरेशन लगा दो, R1 - R2 और R2 - R3। ठीक है ना, ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R1 - R2 लगा लो और R2 - R3 लगा लो। आप चाहे तो उल्टा लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। R1 - R2 और R2 - R3। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 - R3 और R2 - R3। ठीक है, चलिए, तो R1 - R3 करेंगे तो R1 में से R3 गया तो 1 बचेगा, R1 में से R3 गया तो 0 बचेगा, R1 में से R3 गया तो -1 बचेगा। ठीक है, करेक्ट है। R2 - R3, R2 में से R3 गया तो 0 बचेगा, R2 में से R3 गया तो 1 बचेगा, R2 में से R3 गया तो -1 बचेगा, बच गया। अब एक ये इजी फॉर्म में मुझे दिख रहा है तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। तो जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, आपको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की वैल्यू 62 मिल जाएगी। ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीरियर अगर x 62 है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की वैल्यू 62 है तो x की वैल्यू क्या होती है? 62 से 63, 62 से 63। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की वैल्यू अगर 62 है तो x की वैल्यू होती है 62 से 63। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, अगेन एक आसान क्वेश्चन। ओके, अच्छा, अब लिमिट का क्वेश्चन है। पहले फॉर्म तो देख लें, फॉर्म कौन सी होगी, है ना। देखिए, ये आपको दिख रहा है कि एक फाइनाइट नंबर है। ओके, अच्छा, ये क्या इन्फिनिटी हो गया? अगर a नेगेटिव हो गया, अगर a नेगेटिव हो गया, अगर a नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर a नेगेटिव हुआ तो, ठीक है, अगर a नेगेटिव हुआ तो ये तो इन्फिनिटी है ही, a के नेगेटिव होते ही नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू b पॉसिबल ही नहीं है मैथ्स में, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है मैथ्स में। तो यानी a नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए? a मस्ट बी पॉजिटिव, a मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर a पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अरे भाई, अगर a पॉजिटिव होगा तो ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। क्लियर। और अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है? रैशनलाइजेशन का। किसका है? रैशनलाइजेशन का। इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, कर देते हैं। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करा, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ में आया? ठीक है, हमने इसको ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा x² माइनस x+1, और क्या आएगा? माइनस का a² x² आएगा, और नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा √x² माइनस x+1 प्लस ax आएगा। क्लियर, इक्वल टू b। आगे सन में क्लियर। तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे? x² वाली टर्म एक साथ ले लो, x² वाली टर्म एक साथ ले लो। ठीक है, x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म एक साथ ले लो।
और कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब आप समझना, नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आएगा, तो यहाँ हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर और यहाँ हाईएस्ट पावर है एक्स अंडर रूट के बाहर आने के बाद, ठीक है। तो अगर नीचे वाले की हाईएस्ट पावर एक्स है और ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो यार ऊपर वाले की पावर ज़्यादा और नीचे वाले की पावर कम, तो इन्फिनिटी बन जाएगा। पर इन्फिनिटी बन नहीं सकता क्योंकि आपने राइट हैंड साइड में बी दिया हुआ है। क्लियर, इन्फिनिटी बन नहीं सकता क्योंकि राइट हैंड साइड में आपने बी दिया हुआ है विच इज़ अ फाइनाइट नंबर। इसलिए ये तभी हो सकता है जब 1 माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाए, 1 माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाए बच्चे, यानी ए की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर, क्यों करा ऐसा, समझ में आया। और जैसे ही ए की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये वाला पार्ट खत्म। बस ये वाला पार्ट खत्म होते ही, जैसे ही पिक्चर से खत्म हुआ, तो आपके पास क्या होगा, ऊपर वाली डिग्री x और नीचे भी x सेम बचेगा, ठीक है ना। तो जैसे 1 माइनस ए स्क्वायर 0 का खत्म, जैसे ही खत्म होगा तो ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर नीचे वाले की हाईएस्ट पावर सेम हो जाएगी। और अगर आपने थ्योरी पढ़ी है टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, अगर ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम होती है तो हम क्या लिख लेते हैं, उनके कोफिशिएंट्स का रेशो लिखते हैं। तो बच्चे इसका कोफिशिएंट कितना है, -1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना -1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 + a, -1/1 + a इक्वल्स टू b। तो यहाँ से b निकाल सकते हैं आप आराम से। क्या निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1, -1/2, 1, -1/2। नेक्स्ट, ये अच्छा था भाई, इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आसान नहीं है भैया, आसान नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ, पेपर में अगर एकदम से ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फील नहीं आता। मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फील नहीं आएगा। सबसे पहले हम सोचते हैं अंडर रूट कैसे हटेगा। अंडर रूट को हटाने का एक ही तरीका है मेरे हिसाब से कि हम x को t स्क्वायर मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इस क्वेश्चन में x को t स्क्वायर मानेंगे। अच्छा, x को t स्क्वायर मानेंगे तो बताओ dx कितना होगा। तो dx आएगा बेटा 2t dt। जैसे dx 2t dt आएगा, लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या आएगा, 2t dt आएगा। आगे बढ़ो, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 1 + t स्क्वायर। और कितना आएगा, ये आएगा 1 + 3t स्क्वायर आएगा, है ना। और क्या आएगा अपने पास, और आएगा 3 + t स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। और मैं आपको बताऊँ आपको करना है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अच्छा 2t, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया, dx की जगह 2t आएगा और √x की जगह t आएगा, तो 2t स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब जब हम इंडेफिनिट पढ़ाते हैं तो इंडेफिनिट में हम एक ट्रिक बताते हैं कि जब सारी टर्म्स टी स्क्वायर की हैं, यानी सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर की हैं, तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब एक a/10, b/10 और c/10, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका डायरेक्ट मैनेज कर लो। डायरेक्ट मैनेज कैसे करेंगे कि 0 से लेकर जो 1 हमारे पास है, इस 2t स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, इस 2t स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 3t स्क्वायर + 1 - t स्क्वायर + 1, ठीक है। और अपॉन में जो है वो तो है ही, देख लिया, ठीक है। अब अलग अलग कर लो, तो 3t स्क्वायर + 1 डिवाइड बाय होल -2t स्क्वायर + 1 डिवाइड बाय होल, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ तक करके दिखाया आपको। यहाँ तक करने के बाद अलग अलग करेंगे, ये अपॉन दिस होल एक्सप्रेशन - ये अपॉन दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी इजीली स्प्लिटेड। ये स्प्लिट आप आराम से कर सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इसको स्प्लिट नहीं कर सकता हो। इसको आप आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। और जैसे आप स्प्लिट करेंगे सिंपल फॉर्म बनेंगे। देखिए ये सिंपल फॉर्म है, ये एक सिंपल फॉर्म है, ये एक सिंपल फॉर्म है, एक सिंपल फॉर्म है, और इन सब के इंटेंशन हमें आते हैं, ठीक है। तो आगे कोई चैलेंज ही नहीं है एक्चुअली। चैलेंज कहाँ तक था, x को t स्क्वायर मानने वाला जो स्टेप है वो चैलेंजिंग है। बाकी सारा काम आसान है बच्चे। उसके बाद तो सिंपल आपको यहाँ तक आ गया। इसका स्प्लिट करना चाहे, मैंने आपको क्या बोला, आप चाहें तो उसको a/b/c/ करके भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक भाई। आप टी स्क्वायर को कुछ मान लो ना, टी स्क्वायर को आप मान लो कुछ, टी स्क्वायर को लैम्डा टाइप मान लो, कुछ भी मान लो, तो स्प्लिट कर सकते थे आप, उससे भी कर सकते हैं, ठीक। और जब ये स्प्लिट हो जाएंगे सारे, जब सारे स्प्लिट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस कंडीशन 10 t, इस कंडीशन 1/√3 10 इसका भी कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो सब कंडीशन करके लिमिट रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में इसका फील नहीं आएगा, आराम से पक्का है। नेक्स्ट, ये तो हमारी शीट का क्वेश्चन है। ये तो हमारी शीट में कई बार देखा मैंने, तो क्लास में कई बार कराया क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ हम लोग क्लास में कराते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा 1 + sin x, 1 + sin x को दुनिया में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा अंडर रूट लगाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगते क्या आएगा, अंडर रूट लगेगा, सॉरी, ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। अच्छा अंडर रूट लगते क्या होगा भाई, है ना, अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट लगते क्या होगा, जब बाहर आएगा, बाहर आते क्या लगेगा, मॉड, बाहर लगेगा मॉड आएगा, ठीक है। cos x/2 + sin x/2, तो समझाने की बात है वो समझा देता हूँ मेन, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मॉड लगेगा। अच्छा नीचे भी यही, नीचे 1 - sin x है। अच्छा 1 - sin x क्या बनेगा भाई, 1 - sin x बनेगा cos x/2 - sin x/2 का मॉड,
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का मॉड। ठीक है बच्चे, ये लीजिए सर, आगे समझ में। अब मॉड कैसे ओपन होता है? मॉड में एक ही फंडा होता है हमेशा, अंदर वाले को देखो, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो प्लस के साथ खुलेगा, अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अंदर वाला पॉजिटिव के नेगेटिव है, राइट। तो बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई टू से पाई। तो एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ तक होगा? पाई बाई फोर से पाई बाई टू। और अगर एक्स बाई टू पाई बाई फोर से पाई बाई टू है, अगर एक्स बाई टू पाई बाई फोर से पाई बाई टू है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये प्लस के साथ ही खुलेगा, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये प्लस के साथ ही खुलेगा। क्लियर? अब इधर आ जा। अच्छा, एक्स बाई टू पाई बाई फोर से पाई बाई टू है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू में साइन बड़ा कि कॉस बड़ा? पाई बाई फोर से पाई बाई टू में साइन बड़ा कि कॉस बड़ा? पाई बाई फोर से पाई बाई टू में साइन बड़ा कि कॉस बड़ा? पाई बाई फोर से पाई बाई टू में साइन बड़ा। और पाई बाई फोर से पाई बाई टू में चूंकि साइन बड़ा है, चूंकि साइन बड़ा है तो ये टर्म माइनस के साथ खुलेगी, क्योंकि साइन बड़ा है तो ये टर्म माइनस के साथ खुलेगी, और जब माइनस के साथ खुलेगी तो ये बनेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस और नो? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो मेन फंडा इस क्वेश्चन का ये है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, अब इसको उठा के रखना है बस। ठीक है, रख दिया। ये लीजिए, हमने तो डायरेक्ट लिखा है, पर आया कैसे सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बच्चे ये आ जाएगा, आराम से इसको विदा करो। तुम इसके साथ गए घूमने, और बच्चे तुम गए किसके साथ? तुम गए इसके साथ। ये बन गया टेन एक्स बाई टू, दुनिया में कॉट इनवर्स। ठीक है, और टेन को लिख लेना कॉट 90 माइनस एक्स बाई टू। आगे समझ में? श्योर? तो यहाँ से बेटा ये खत्म हो जाएगा और 90 माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस हाफ। कितना आएगा? माइनस हाफ। ठीक, तो रूटीन प्रॉब्लम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए, टू पोल्स ए बी ऑफ लेंथ ए मीटर एंड सी डी ऑफ लेंथ ए प्लस बी। दो पोल हैं भाई ए बी और सी डी। बनाइए भैया, एक तो पोल है ए बी और एक पोल है सी डी। ठीक है, पहले चेक कर लो भाई ग्राउंड फ्लोर पे कौन सा है। इरेक्टेड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विद बेस बी एंड डी। ओके 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 ओके, बेस बी एंड डी बोला इसने। तो ये ए, इसको सही कर लेते हैं भाई, गड़बड़ ना हो जाए। अरे इरेजर तुम कहाँ हो? इरेजर खुश, ये इरेजर ने इसको रेज किया। हम वापस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए, उसने बोला है बेसिस एट बी एंड डी। ठीक है, तो चलो भैया तुम बी पर, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा ए, डेफिनेटली यहाँ सी होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी बेटा? ए, और ये लेंथ क्या होगी? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल विद इफ बी डी इक्वल्स टू एक्स, बी डी ओके ये एक्स है। अच्छा, ये भी एक्स है तो ये भी डेफिनेटली एक्स ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, लो भाई इसको ज्वाइन कर देते हैं। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दे रखा है आपने? टेन एंगल ए, इसको कुछ भी मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो टेन एंगल ए सी बी हाफ दे रखा है, तो टेन थीटा आपने मुझे हाफ दे रखा है, टेन थीटा मुझे आपने हाफ दे रखा है। करेक्ट, बस काम खत्म। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू हाफ दे रखी है, अच्छी बात है। अच्छा, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। ठीक है, अच्छा टेन थीटा की वैल्यू अगर हाफ है बच्चे, तो टेन अल्फा कितना आएगा? यहाँ से। ठीक है, इस ट्राइंगल से टेन अल्फा कितना आएगा? इस ट्राइंगल से टेन अल्फा अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? एक्स अपॉन ए प्लस बी। ठीक, समझ आ गया भाई? हमें सब गायब करना है लास्ट में, कैसे करेंगे बता रहा हूँ। तो टेन थीटा आप सबने लिख लिया, टेन थीटा तो उसने हाफ दे रखा था, मैंने इस एंगल को अल्फा माना, एंगल मानते ही तो टेन अल्फा मैंने लिख लिया एक्स अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, एक्स अपॉन ए प्लस बी लिखने के बाद अब क्या करूँ? तो टेन थीटा प्लस अल्फा लिखेंगे। अब वो देखना कैसे लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। ये पूरा एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा ये थीटा प्लस अल्फा हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। तो क्या हम टेन थीटा प्लस अल्फा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए टेन थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा? तो टेन थीटा प्लस अल्फा आएगा एक्स बाई बी, एक्स बाई बी। ठीक है, टेन थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा? एक्स बाई बी। बस, अब क्या दिक्कत हो गया काम? रखिए, इधर आ जाइए। तो टेन थीटा प्लस अल्फा एक्स बाई बी, टेन अल्फा कितना होगा? एक्स बाई ए प्लस बी, वो हमने लिखा है। ठीक है, और टेन थीटा प्लस अल्फा को एक्सपेंड करना आता है। कैसे एक्सपेंड करेंगे? टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, ठीक है, अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा, ये आया। एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू एक्स बाई बी। ठीक है बच्चे, आया समझ में? क्या हम यहाँ पर टेन थीटा रख लेंगे? बिल्कुल रखेंगे। टेन अल्फा रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे, टेन अल्फा की वैल्यू रखेंगे। टेन अल्फा का पता ही है, टेन थीटा का पता ही है, दोनों को रख दीजिए, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। समझ में आ गया? यू विल गेट दिस इक्वेशन।
नेक्स्ट आसान, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पहले जेई मेन का दोबारा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पहले आ चुका है ऑलरेडी, फिर दोबारा दे दिया उन्होंने। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नॉर्मल मतलब क्वेश्चन, कैसे? अच्छा 10y³ आ रहा है, y³ आ रहा है, तो इसको मतलब मैं dy/dx में सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि dy/dx में सॉल्व करने के लिए y की पावर 1 होनी चाहिए, पर x की पावर 1 है, तो उसको dx/dy में सॉल्व करना पड़ेगा। किसमें? dx/dy में। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो y को उधर ले आओ, dy को उधर ले जाओ, तो dx/dy, dy इधर चला गया और y इधर आ गया, तो 2x/y और बराबर में आ गया 10y²। ये लीजिए, एक लल्लू सवाल बन गया। मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा अटका होगा इस क्वेश्चन में, मेरे को तो नहीं लगता कोई बच्चा अटका होगा। आराम से आप इसका IF निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया P, ये आपका हो गया Q, ठीक है। IF निकाल लेंगे, IF कितना आएगा बेटा? IF आएगा e⁻² dy, यानी कितना आ गया? e⁻² ln y, यानी कितना आ गया? y²। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको पता ही ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, y² आ गया। तो IF आ चुका है, अब सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या होता है? x × IF। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? x × IF। सॉल्यूशन क्या होता है? x × IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q × IF, q × IF, q × IF, q × IF। बस अब देखो इसमें क्या करना है, मैं क्या बताऊँ इसके बाद? कुछ नहीं, इसका कंडीशन आप कर लेंगे आराम से। c निकालने के लिए बेचारे ने साफ साफ लिखा है। c निकालने के लिए क्या लिखा है उसने कि ये कर्व जो होता है वो पास होता है 0,1 से। तो जैसे ही आप इसको 0,1 से पास करेंगे, 0,1 से पास करेंगे, जैसे ही आप इसको 0,1 से पास करेंगे बेटा, तो c निकल कर आ जाएगा। c निकलने का मतलब है कर्व निकल कर आ जाएगा, और कर्व निकल कर आ गया तो बस इसको इस पॉइंट से और पास करना है, तो बीटा निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? बीटा निकल कर आ जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी मैं कह सकता हूँ अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया है, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ बच्चे गलती कर दें। Z be the set of all integers, Z be the set of all integers। सर्टेन रिलेशन का है, लेकिन सर्टेन रिलेशन भी उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। अच्छा जिसमें बोला एक सर्कल की इक्वेशन है ना, x - 2 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 0 4। ये सर्कल की इक्वेशन सब जानते ही हैं। इस सर्कल का सेंटर कितना है भाई? इस सर्कल का सेंटर है 2,0, ठीक है, और रेडियस कितनी है? 2। ओके, इस वाले सर्कल का सेंटर कितना है? 0,0 और रेडियस कितनी है? 2। चलो भाई लोगों, दोनों के सर्कल बना लेते हैं, दोनों के सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा पहले वाले का सर्कल का ये वाला सर्कल इसका 0,0 है और रेडियस 2 है, बन गया, ठीक है। इस वाले का 0,0 और रेडियस 2 है, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया 2,0 और ये आ गया 0,0, ठीक। अब इधर आ जाइए, है ना, दूसरा वाला सर्कल बनाते हैं। दूसरे वाले में कलर ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। ऐसे वाले सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल का सेंटर कितना है? 2,0, रेडियस 2 है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 4,0 है। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेना। इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1,√3, ठीक है, और ये आएगा 1,-√3। इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे भी दिख जाएंगे इसके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कहता है वो क्या कहता है कि इस सर्कल के अंदर होना चाहिए और सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक। और A इंटरसेक्शन B बताओ कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। रिलेशन की बात करेंगे, लेकिन रिलेशन तो तब निकलेगा ना जब पॉइंट्स पता होंगे। तो रिलेशन तब निकाल पाऊंगा जब A इंटरसेक्शन B में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं ये पता चले, राइट। तो हमारा मोटो सबसे पहले ये है कि A इंटरसेक्शन B में हमें पॉइंट्स निकालने हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, ये 1,√3 है, ये 1,-√3 है, ठीक है। अच्छा ये आपको इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन हमारा है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? तो 0,0 आ रहा है पहला पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। एक 2,0 आ रहा है, दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा डेफिनेटली 1,0 यहाँ बीच में कहीं आ रहा होगा, 1,0 एक तीसरा पॉइंट ये आ रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा ये 1,√3 है, अगर ये 1,√3 है और ये 1,0 है, तो यहाँ पर 1,1 भी आ रहा होगा बीच में कहीं, और 1,-1 भी आ रहा होगा बीच में कहीं। अरे यार 1,√3 है ना, √3 तो 1 से बड़ा होगा ना, तो 1,√3 के बीच में 1,1 भी आ रहा होगा, और ये 1,-√3 है तो उसके बीच में 1,-1 भी आ रहा होगा। तो 1,1, 1,-1, 0,0, 2,0 और कौन सा रह गया? 0,0, 2,0, 1,0, 1,1 और 1,-1, 5 पॉइंट आएंगे इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गया। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि A इंटरसेक्शन B में कितने पॉइंट आए, तो मैं बोलूँगा यस 5 पॉइंट आ चुके हैं। A इंटरसेक्शन B में कितने पॉइंट आए बेटा? 5 पॉइंट आ चुके हैं, राइट। चलिए, तो ये इंटरसेक्शन B में 5 पॉइंट आ गए। अब आता है A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C का मतलब पता है क्या है? A इंटरसेक्शन C का मतलब है बच्चे ये वाला ग्राफ, है ना। तो इसका ग्राफ तो तुमने बना ही लिया था, दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है? मैंने दोबारा बनाया शायद, है ना। देखिए दोबारा बनाया, तो ये वाला ग्राफ है हमारा A, है ना। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ A।
ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तीसरा ये वाला ग्राफ, इसका सेंटर 2 है, इसकी रेडियस 2 है, 2 है और रेडियस 2 है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये आप बना लीजिएगा। ठीक, अब इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए मुझे, क्या चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट, समझना अच्छे से। देखिए मतलब ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया हमारा रिक्वायर्ड है, दिख ही रहा होगा आपको, विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो इसमें 2,0 आपको दिख रहा होगा सबको, 2,2 दिख रहा होगा। अगर 2,2 यहाँ है, 2,0 यहाँ है, तो 2,1 भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 2,2 दिख रहा है, 2,0 दिख रहा है, श्योर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये उन्होंने 3,1 गलत बनाया, वो यहाँ दिखेगा आपको 3,1 है ना, ये 3,1 का बेटा यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 2,2, 2,0, 2,1, 3 पॉइंट ये आ गए, 1 पॉइंट इधर होगा, 1 पॉइंट इधर होगा, 1,1 और 3,1। ठीक है, 1,1 और 3,1। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 3 और 2 5 पॉइंट दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 5 पॉइंट इसमें दिखेंगे। तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई 5 पॉइंट कितने दिखेंगे? इसमें 5 पॉइंट दिखेंगे, राइट। तो एन ए इंटरसेक्शन सी कितना दिख रहा है हमें? इसमें भी 5 दिख रहे हैं। ठीक है, अगर एक सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में भी n एलिमेंट है, अगर एक सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। तो एक में 5 है और दूसरे में 5 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 की पावर 5 × 5 यानी 2 की पावर 25। और अगर 2 की पावर 25 है, 2 की पावर 25 है, तो p कितना आ गया? 25। p कितना आ गया? 25। p कितना आ गया? 25, करेक्ट। नेक्स्ट, वापस रिपीट क्वेश्चन है, जेईई मेन का दोबारा है, बहुत ही अच्छी बात है, दोबारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहली बात उसने बोला ऑर्डिनेट 3 है, ये एक पैराबोला है, सबको पता है। मतलब इस क्वेश्चन को तो मैं क्या बोलूँगा, आपको लगेगा यार क्लास में कई बार करा चुके हैं भाई, कई बार करा चुके हैं। ठीक है, ये अपने पास पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है 1,2, ये वर्टेक्स है 1,2। ठीक है, समझ आ गया। ऑर्डिनेट कितना है? 3। ऑर्डिनेट कितना है? 3। ऑर्डिनेट 3 होने का मतलब है एक्स वाई कोऑर्डिनेट 3 है। अगर y के लिए 3 रखोगे, अगर y के लिए 3 रखोगे तो x के लिए 2 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,3। अब क्या कहता है वो आपसे? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3। उस पॉइंट पर टेंजेंट जिसका ऑर्डिनेट 3 है, ये लीजिए सर, समझ में आ गया? क्लियर। एंड द एक्स एक्सिस, यानी ये एरिया निकालना है। सेम क्वेश्चन आया है, सेम, ये नहीं कि चेंज होकर आया है, सेम क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है, पता है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, यहाँ से परपेंडिकुलर लो, ये हो गया 0,3 बस। और क्या करेंगे? 0,3 हो गया तो x राइट है ना, क्या करते हैं? x राइट माइनस x लेफ्ट। ठीक है ना, x राइट माइनस x लेफ्ट, ये करना होता है सिंपल, x राइट माइनस x लेफ्ट। तो क्या करेंगे? अच्छा, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन तो मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि x लेफ्ट कौन है? x लेफ्ट तो टेंजेंट है। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इसका dy/dx निकालिए। इसका dy/dx कितना आएगा? 2y - 2 × y डैश बराबर 1। तो y डैश की वैल्यू आ गई 1/2 y - 2। ओके, अच्छा पॉइंट क्या है बच्चे? पॉइंट मेरे पास 3,2 है, रख दीजिए यहाँ पर 3,2 रखेंगे तो ये 1/, अबे गड़बड़ हो गई क्या? 3,2 नहीं, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट है 2,3 के 3,2। अच्छा, x 2 है y 3 है, मैंने 2,3, ये मैं कह रहा था कैसे गड़बड़ हो गई? 2,3 राइट। चलिए रखेंगे 2,3, तो y की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा 1/2। इट्स 1/2 राइट। चलिए, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भैया मेरे स्लोप पता है, ठीक है, पॉइंट पता था, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो बस टेंजेंट की इक्वेशन पता है, फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला ये लगाना था, x राइट माइनस x लेफ्ट, x राइट माइनस x लेफ्ट। तो 0 से लेकर 3 तक, कहाँ तक बेटा? 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, x राइट माइनस x लेफ्ट, x राइट माइनस x लेफ्ट लिख लेते हैं। x राइट कौन है? x राइट कौन है? x राइट है पैराबोला, पैराबोला का x, तो लिख लेते हैं। तो 0 से लेकर 3 तक पैराबोला का x, पैराबोला का x प्लस x लेफ्ट, x लेफ्ट कौन है? x लेफ्ट कौन है? टेंजेंट, टेंजेंट का x, वो कितना आएगा? 2y - 4। ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ये लीजिए सर, कर लोगे सब? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लेट m and n रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स sin x प्लस cos x। ठीक है ना, sin x प्लस cos x इन 0,π/2। ठीक, देखिए sin x प्लस cos x की कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो हम बोलते हैं -√2 से √2 होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो इंटरवल में नहीं होती ना, वो तो जनरल होती है। अब आपने इंटरवल में मुझे बाउंड कर दिया 0 से π/2, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप sin x प्लस cos x को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो।
इसको आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसको आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया आपने। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया √2 cos π/4 sin π/4, cos π/4 sin π/4, ये बन गया sin π/4 प्लस एक्स। समझ आ गया। और sin π/4 प्लस एक्स बन गया। तो जब आप 0 रखोगे x की जगह, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, जब आप इसकी जगह x की जगह 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी x की जगह 0 रखेंगे तो 1। और मैक्सिमम कब आएगी, मैक्सिमम तब आएगी जब ये चीज़ π/2 बन जाए। मैक्सिमम कब आएगी, जब ये चीज़ π/2 बन जाए। और π/2 कब बनेगी, π/4 पर। ठीक है, तो मैक्सिमम कब आएगी, जब ये sin π/2 बन जाए। और sin π/2 कब बनेगा, π/4 पे। और π/4 पे इसकी वैल्यू आएगी √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 से √2। कब आएगी, जब x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से 90। x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से 90। पक्का। ठीक, तो 0 से 90 में इसकी वैल्यू आ गई 1 से √2। अब बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स लगा लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 से √2, tan इनवर्स 1 से √2। ठीक है ना, tan इनवर्स 1 से √2। तो ये लिखा हुआ tan इनवर्स, ये लिखा हुआ 1 से √2, अंदर ले जाइए। tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स √2 मुझे नहीं पता भैया कितना होता है। आगे अब क्या चाहते हैं, तो ये कौन है भैया, ये मिनिमम वैल्यू है। ये कौन है भैया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपको क्या चाहिए, उसको चाहिए tan m-m। क्या चाहिए, tan m-m, tan m-m। m क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। m क्या है, मैक्सिमम, माइनस m स्मॉल m क्या है, मिनिमम। मिनिमम को tan इनवर्स 1 लिख दूं क्या, मिनिमम को tan इनवर्स 1 लिख दूं क्या, यस लिख सकते हैं सर। तो कैपिटल m तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम को मैं tan इनवर्स 1 लिख देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये आएगा 10, बिल्कुल ठीक। फिर ये आएगा tan इनवर्स, बिल्कुल ठीक। और ये बनेगा √2 - 1/1 प्लस √2। तो tan ऑफ tan इनवर्स खत्म। तो आपका आंसर आ गया √2 - 1/√2 + 1। उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मस्त होकर, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मस्त होकर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका आंसर आएगा 3 - 2 √2। डन, आसान, मतलब ठीक ठाक, कोई खास नहीं। अब आता है 16 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और आसान क्वेश्चन वापस। डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोला विद एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इसको समझना, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे x - h का स्क्वायर बराबर 4ay - k। हम सालों से ये लिख रहे हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा व्हाट इज 4a, 4a इज द लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, राइट। वो निकालने के लिए उसने कुछ दिया है शायद। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेटर सेक्टम की लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो लेटर सेक्टम की लेंथ निकालते हैं बेटा, 2 रखो उसमें, 6 y की जगह -3 रखो। तो 6 - 12 - 5 डिवाइड बाय 5, उसका मॉड 11/5, 11/5। ठीक है बच्चे, 11/5। तो अब यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे, पैराबोला की इक्वेशन आ गई है बस। ठीक है, अब आपको तो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का फंडा क्या होता है कि जितने कांस्टेंट आते हैं उन सारे कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट। और जितने कांस्टेंट आते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल 2 हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा, ये आया। इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा तो ये आया। तो यहाँ से आपका सीधा आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, एक ही बात है। जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसे लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, राइट। ठीक, चलते हैं आगे। बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे पास है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे अब यहाँ पर क्या, जैसे हम ट्रुथ टेबल से करते हैं तो आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ट्रुथ टेबल से तो आप कर ही लेंगे, प्रॉपर्टी से भी हम कर सकते हैं। पर मैं इसका एक सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। अच्छा, पहली बात तो क्या देखें, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगने का मतलब हो गया P एंड Q हो गया, राइट। Q आ गया, इंक्लिनेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन हो गया R एंड, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं अपन P एंड Q। समझ में आ गया, क्लियर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगने की वजह से हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा हो तो भी चलेगा बेटा, और ऐसे लिखा हो तो भी चलेगा, राइट। अब आपका चॉइस है, यू कैन गो फॉर ट्रुथ टेबल, यू कैन गो फॉर प्रॉपर्टी एज वेल एज। मैं आपको दोनों की बजाय एक तीसरे तरीके से बताता हूँ। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप एक केस मान लेते हैं कि लेट हमने मान लिया कि P एंड Q जो है वो ट्रू है, ठीक है, और हमने R मान लिया फॉल्स है।
ये हमने मान लिया, सीधी सी बात है, ठीक है। हमने क्या माना बेटा, हमने ये मान लिया, ठीक। ये ध्यान रखना, मैंने इसका पहला ऑप्शन चेंज करा है। पहला ऑप्शन बेसिकली ये था जो पेपर में आया था, तो वो थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए मैं इसको सही कर चुका हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चे ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन ये है, राइट, ठीक है। अच्छा, हम इस क्वेश्चन पर जब गए तो सबसे पहले हमने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या माना, मैंने मान लिया कि पी एंड क्यू जो है वो ट्रू है और आर क्या मैंने मान लिया फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, पी एंड क्यू ट्रू कब हो सकता है, पी एंड क्यू ट्रू तब हो सकता है जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो और आर आपका फॉल्स है ही, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये आ रहा है ट्रू, ये क्या आ रहा है ट्रू, ठीक है। ये ट्रू आ गया, आगे बढ़िए, ये आ गया ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर क्या है आपका, आर आपका फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है ना। फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, अगर इंक्लिनेशन में, अगर मेरे फर्स्ट इम्प्लीकेशन में अगर ट्रू और फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स तो फॉल्स होता है, राइट। तो अब हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब जिस ऑप्शन से फॉल्स आ रहा हो वही आंसर है, सबसे बड़े तरीका ये है। बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आपने क्या करा, इसको ट्रू माना, इसको फॉल्स माना। ट्रू और फॉल्स मानते ही क्या होगा भाई, जैसे ही ट्रू माना इसका मतलब दोनों ट्रू हो गए, फॉल्स हो गया, राइट। उसका आपने सॉल्व कर लिया, फॉल्स आ रहा है। अब जिस ऑप्शन से फॉल्स आ रहा है वही आंसर है, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं, पी एंड आर, पी एंड आर, ठीक है। अगर मैं पी एंड आर की बात करता हूँ बच्चे, तो पी एंड आर क्या होगा, ठीक। पी क्या है बेटा, ट्रू, आर क्या है, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। जरा जाइए, अच्छा पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू जो है हमारा ट्रू है, पी एंड क्यू हमारा ट्रू है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, अच्छा फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फॉल्स और ट्रू, तो क्या होगा, हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, ठीक है, अदरवाइज ट्रू। ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, फॉल्स आना चाहिए था। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, हम सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, ठीक है। चलिए, ये क्यू है एंड आर, क्यू एंड आर क्या हो गया, ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो क्यू एंड आर, तो ये आ गया ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, और पी एंड क्यू ट्रू हो गया, पी एंड क्यू जो है हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, अगर पहला फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा भाई। फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हमें ट्रू नहीं चाहिए, हमें तो भैया फॉल्स चाहिए, जिससे फॉल्स आएगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। थर्ड वाले पर आ जाइए, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू कितना है, ट्रू, पी एंड क्यू कितना है, ट्रू, ठीक है ना। पी एंड क्यू कितना है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, आर एंड क्यू, आर एंड क्यू, आर आर क्या है, फॉल्स, क्यू ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स होता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स होता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स होता है, तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है। यानी अब तक ये वाला क्रॉस हो चुका है, गलत आया है, ये वाला क्रॉस हो चुका है, गलत आया, थर्ड वाला सही आया। सेकंड लास्ट वाले पर आ जाइए, लास्ट वाले में क्या लिखा है, पी एंड क्यू ट्रू, पी एंड क्यू ट्रू लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड आर और क्यू, आर और क्यू, ठीक है। आर और क्यू की बात कर लेते हैं। आर और क्यू का मतलब क्या होता है, आर और क्यू का मतलब होता है एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, हाँ एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, ठीक है। तो आर और क्यू का मतलब हो गया एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, तो ट्रू हो गया। अच्छा, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू तो भी ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो थर्ड आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड, अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी भी है, थोड़ा सा लेंदी भी कह सकता हूँ और थोड़ा अच्छा भी है, मतलब मेरे को तो बढ़िया लगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में भी फिगर बहुत अच्छा है ना। 3x² + 4x + 3 का स्क्वायर, 3x² + 4x + 3 और 3x² + 4x + 2 है ना, ये लिखा हुआ है और इक्वल टू 0 है रियल रूट। अब रियल रूट के नाम से पहले बच्चे को दिमाग में क्या आता है, अरे रियल रूट है तो d > 0 करता, वो तो हम कर देंगे, पर पहले थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर लें। तो एक काम करो, उसको इस भाई को तो a बोल दो आप, इस भाई को अपन बोलेंगे a, थोड़ा अच्छी फीलिंग आए अपन को, है ना। और इस वाले भाई को क्या बोलेंगे अपन, b। तो यहाँ से ठीक है। अच्छा, अगर ये a है ना, ये a है, तो क्या a बराबर b + 1 हो गया, यस। क्या b बराबर a - 1 हो गया, यस। आसान हो जाएगा ना, कंपैरेटिवली आसान होगा, सारे a में बदल जाएंगे तो आसान हो जाएगा ना। तो आप क्वेश्चन क्या बन गया, a² बना, बहुत ही बढ़िया, -k + 1 बना, बहुत ही बढ़िया, साथ में क्या बना बेटा, a बना, और b की जगह a - 1 आएगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और प्लस k, और क्या आएगा, a - 1 का होल स्क्वायर आएगा बराबर 0। ये लीजिए सर, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, हमने चलो बाद में बना लिए, बात बराबर है। जैसे a² - k + 1 लिखा है हमने, a² - k + 1 लिखा है, ठीक है। और ये जो b था ना, इन्होंने b को b रखा है, कोई बात नहीं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो ये ए बी आ गया और लास्ट में के बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या फैक्टर करने में आसान हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस के ए बी, मतलब इसको दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस के ए बी, एक पार्ट तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस के ए बी, और एक आ रहा है के बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस इसके फैक्टर कर लो, ये फैक्टर हो गया इसके, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ए और बी तो इक्वल हो ही नहीं सकते, वो तो हमने देख लिया। तो ए बराबर आ गया के बी, ए बराबर क्या आ गया के बी, ए बराबर क्या आ गया के बी, ए बराबर आ गया के बी, राइट। तो ए बराबर के बी आ गया, तो अब आप ए की वैल्यू रख दीजिए और के बी की वैल्यू रख दीजिए। तो ए बराबर के बी, ए बराबर के बी, ठीक है ना। तो ए की जगह रखेंगे अपन ये, बराबर के बी की जगह रखेंगे ये। अब ये पूरी एक इक्वेशन बन गई आपकी बच्चे, ये बनेगी आपकी इक्वेशन। मतलब मैथ्स पेपर में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करता भैया, इतना लेंदी क्वेश्चन कौन अटैम्प्ट करेगा पेपर में, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। तो लेंदी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं हो रहा था, हो तो रहा है, तो बहुत लेंदी है भाई, बहुत ज़्यादा लेंदी है, समझ में आ गया। इसका एक तरीका और ये भी था कि हम शुरुआत में ये भी कर सकते थे कि हम इसको ए स्क्वायर लिख लेते, ए स्क्वायर माइनस फिर के लिख लेते, के प्लस 1 लिखते, फिर इसको ए बी लिखते, है ना। फिर इसको अपन ए बी लिखने के बाद प्लस इसको लिखते बी स्क्वायर, के बी स्क्वायर आर 0, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड करते, है ना। बी स्क्वायर से डिवाइड करके इसको ए बाई बी में क्वाड्रेटिक बनाते, ए बाई बी में क्वाड्रेटिक बना के शीधराचार्य लगाते। एक तरीका वो भी है कि आप बी स्क्वायर से डिवाइड करते, फिर ए बाई बी में क्वाड्रेटिक बनाते, फिर शीधराचार्य लगाते। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आया, ये इक्वेशन बन जाएगी, ए बराबर के बी, ए रख लेंगे, बी रख लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। और रियल रूट्स बोल रहा है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं बस। तो जैसे ही डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते के की वैल्यू आएगी 1,5/2। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर के की वैल्यू 1 होगी तो ये क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो k इक्वल्स टू 1 पर दिस बिकम 0, इसलिए इसको हमने रिजेक्ट किया है। तो आंसर आएगा 1 से लेकर 5/2, लेकिन 1 पर ओपन आएगा। अब बच्चे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 3D में आया क्वेश्चन है, आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन देखो, एक्चुअली पता है कि इस पेपर में खास बात क्या है, क्वेश्चन रिपीटेड हैं, क्वेश्चन आसान हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेईई में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई में पहले पूछे जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। तो mn, ठीक है, mn प्लस nl, है ना। तो इसमें से mn प्लस nl प्लस lm बराबर 0, ये आ गया। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन अगर मैं वहाँ से देखूंगा तो n बराबर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस m, ये आ जाएगा। अच्छा हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, वो आपकी मर्जी है आप किसको एलिमिनेट करना। मुझे तो n आसान लग रहा था, मैंने n लिख लिया, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा बेटा, m प्लस l लिखूंगा, बिल्कुल ठीक है। n की जगह क्या लिखूंगा, n की जगह लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ l प्लस m, बहुत ही बढ़िया, प्लस lm बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, 2l स्क्वायर आएगा प्लस 2m स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा बेटा, और आएगा 4 प्लस 5lm आएगा बराबर 0, आ गया। किसी एक से डिवाइड कर लो, चाहे तो m स्क्वायर से डिवाइड कर लो, चाहे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपकी कॉल है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं m स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, 2m स्क्वायर से। तो 2m स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा l स्क्वायर, नहीं m स्क्वायर से डिवाइड करो, 2l स्क्वायर आएगा, l बाई m का स्क्वायर, ठीक है ना, l बाई m का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आएगा 5l बाई m आ जाएगा, प्लस 2 बराबर 0, समझ आ गया। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, है ना, यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ तक आने के बाद देखिए सिंपल हमने कैलकुलेशन की हुई है, इसमें आप आराम से देख सकते हैं। हम जैसे यहाँ तक पहुँचे, फिर मैंने इसको m स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बेटा ये आ जाएगा। इसके फैक्टर आप कर सकते हैं आराम से, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके ना, ठीक है। तो यहाँ से l बाई m की 2 वैल्यू आ गई, l बाई m की 2 वैल्यू आ गई, -2 और -1/2। अब समझने की बात जो है वो समझ लीजिए, आप जो समझने की बात है ना वो समझ लीजिए। अब 2 केस बनेंगे, l बाई m -2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो l बराबर -2m ले लिया, ठीक है। l की जगह जब -2m यहाँ रखूँगा, l की जगह -2m यहाँ रखूँगा तो n भी आएगा -2m, ठीक है, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, LMN। तो l की जगह क्या आएगा, l की जगह आएगा -2m, m की जगह m ही रहेगा, और n की जगह आएगा -2m, सब में से m उड़ा दो, ये आ गया dr पहली लाइन के, ठीक। इसी तरह से जब आप दूसरी पॉसिबिलिटी पे जाएंगे -12 पर, किस पर जाएंगे, -12 पर। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से कितना आएगा, l/m अगर -12 है तो यहाँ से m बराबर आ रहा है -12, ठीक है, n बराबर आ रहा है -12, ठीक है, आ गया। अच्छा l/m बराबर आ रहा है -12, तो यहाँ पे मैंने ये हमने लिखा है m बराबर आएगा -12, राइट। चलिए अच्छा m की वैल्यू -12 यहाँ रख दो, m की वैल्यू -12 यहाँ रख दो, m की वैल्यू -12 यहाँ रखोगे तो ये आएगा -12 प्लस l, -l यानी -12, n भी -12 आएगा। तो m की वैल्यू -12 आएगी तो n की वैल्यू भी
-2l आएगी। तो क्या बनेगा भाई, l m की जगह -2l और n की जगह -2l, तो l कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 -2 बस। तो इस इक्वेशन के dr पता थे, इसके drs पता हैं, दोनों के बीच में एंगल लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ a1 स्क्वायर समेशन ऑफ a2 स्क्वायर। तो बेटा जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, यानी एंगल आएगा 90। कितना आएगा एंगल, 90। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाई लेवल का आसान क्वेश्चन, मतलब किसे कहते हैं सबसे इजी क्वेश्चन। हमें पता है कि जब पैराबोला में इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला एट राइट एंगल, हमें पता है कि पैराबोला में, ठीक है, अगर किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट जो अपने ड्रॉ की हैं, अगर वो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, उस पॉइंट का लोकस होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है उस पॉइंट का लोकस, डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ गया। अगर किसी पैराबोला पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, अगर वो उस पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस पॉइंट का लोकस होता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होगी x बराबर -a, x बराबर -a, x बराबर -a, x का काम कर रहा है x -3 बराबर -a, तो ये x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर आ गया -1, यानी x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। ठीक है, आसान। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, है ना, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेक्शन ए हम देख चुके हैं, सेक्शन ए में आपको दिख रहा होगा एक या दो क्वेश्चन के अलावा कोई बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं आया। एक डेफिनेट का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और एक क्वाड्रेटिक वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा लेंथी था। ठीक, अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन बी में इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, देखिए, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम समझते हैं। ठीक है, तो 1 है तो k है ना, 2 है तो 2k है, 3 है तो 2k है, 4 है तो 3k और 5 है तो k है, राइट। इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम होगा 1 होगा। इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा बेटा, 1। ठीक है, तो मैं लिख दूं, है ना, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, p1 + p2 + p3 + p4 + p5, है ना, तो 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए हमने लिखा भी है। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा बेटा 1 हो जाएगा। इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, पता ही है सबको। तो इन सबका सम 1 कर दिया तो k निकल कर आ गया, k = 1/9। तो यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, k = 1/9, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है लेट p = p 1 से लेकर 4 तक और साथ में लिखा है x <3। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है x <3। ठीक है, x <3 इज रिक्वायर्ड और फेवरेबल क्या है, 1 से 4 और 3 से छोटा, 1 से 4 और 3 से छोटा। तो 1 से 4 भी हो और 3 से छोटा भी हो, तो 1 से 4 और 3 से छोटा यानी 2 आएगा, है ना। तो फेवरेबल क्या हुआ, 1 से 4 और 3 से छोटा, यानी फेवरेबल आ गया 2। और नीचे क्या आएगा, <3 तो टोटल केसेस है, टोटल है। ठीक है, और फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है x = 2। 1 से 4 और <3 में फेवरेबल x = 2 आएगा। ठीक है, अच्छा x = 2 का मतलब क्या हुआ भाई, x = 2 का मतलब हुआ हमारे पास x = 2 यानी p2 कितना हो गया, 2k डिवाइड बाय, भाई फेवरेबल अपॉन टोटल लिखते हैं ना, 2k/9k। तो p2 कितना हुआ, 2k, p2 कितना हुआ 2k, तो 2k/9k टोटल केसेस। नीचे आ जाइए <3 में कौन कौन से केसेस आएंगे, यहाँ पर <3 में केसेस आएंगे x = 1 वाला प्लस x = 2 वाला। ठीक है, x = 1 वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, x = 1 वाले की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे अपन k/9k। ठीक है, और 2 की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, 2 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बेटा 2k/9k। ये लीजिए सर। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ गया अपॉन में, ये आपका फेवरेबल आ गया। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 2/3 आ गया, तो p के लिए 2/3 आ गई। ठीक है, और p के लिए 2/3 आ गई तो उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इस p की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 2/3, तो p की जगह रख दीजिए 2/3, तो 5 × p की जगह रखेंगे 2/3 बराबर में, ठीक है, लैम्डा × k। तो लैम्डा हमें चाहिए और k हमने निकाला था 1/9, तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, लैम्डा निकल जाएगा विच इज़ 30। ठीक, नेक्स्ट। ओके, बढ़िया, मतलब अच्छा है, लेंदी है, और मैं इसको फिर बोल रहा हूँ, ये मैं इसको टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा, मतलब मेरे को लगता है टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में जाना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एन ऑनलाइन एग्जाम इज अटेम्प्टेड बाय 50 कैंडिडेट्स। 50 कैंडिडेट एग्जाम दिया, आउट ऑफ 20 आर बॉयज़। ठीक है भैया, 20 बॉयज़, बहुत बढ़िया, 20 गर्ल्स, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स अटेंड बाय बॉयज़ इज 12। ठीक है, तो बॉयज़ का एवरेज जो मार्क्स है वो 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ b डिवाइड बाय 20 = बॉयज़, यानी 12 हो गया। तो समेशन ऑफ b कितना आ गया भैया, समेशन ऑफ b आ गया अपने पास 240। करेक्ट,
समझ आ गया। एवरेज का मतलब समझते ही हैं, x1 + x2, जैसे मान लो अपन को n का एवरेज निकालना होता है तो क्या होता है, x1 + x2 एंड xn डिवाइड बाय n होता है। तो बॉयज़ का जो एवरेज मार्क्स थे वो 12 थे, तो अपन ने सब सारे बॉयज़ का सम लिख लिया, डिवाइड बाय 20 = 12, तो ये आ गया बॉयज़ का समीशन, ठीक है। अच्छा गर्ल्स पे जाते हैं, ये गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स का कुछ लिखा हुआ है इसने, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 50 कैंडिडेट लिखा हुआ है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स म्यू लिखा हुआ है, म्यू एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज म्यू, तो लिख लेते हैं भैया एवरेज मार्क्स ऑफ म्यू मतलब दे रखा है गर्ल्स का, तो कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, म्यू, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम समेशन ऑफ g डिवाइड बाय 30 = म्यू, ठीक है। तो समेशन ऑफ g कितना आ गया बेटा, समेशन ऑफ g आ गया मेरे पास 30 म्यू, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब वो क्या कहता है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 50 कैंडिडेट्स इज 15, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 50 कैंडिडेट्स इज 15, इसका मतलब क्या है, सारे जो 50 कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स, तो उसमें बॉयज़ भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे, तो समेशन ऑफ b + समेशन ऑफ g इक्वल्स अपॉन 50 स्टूडेंट से बराबर कितना दे रखा है, 15, ये बोला है उसने, साफ बोल रहा है साफ। क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है, यस कितनी है इसकी वैल्यू, 240, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 240, इसकी वैल्यू कितनी है 30 म्यू, और ये कितना आएगा 15 × 10 750, ठीक है। 750 में से 240 गया, 750 650 550 510, ठीक है, तो 30 म्यू = आ गया 510, ठीक है। तो म्यू कितना, सॉरी म्यू कैंसिल नहीं होगा, 0 कैंसिल होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है देश में, वेरी गुड। चलिए तो बच्चे ये गलती से है ना, मिस्टेक हो गया, मतलब गलती से मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं अपन लोग, बहुत बढ़िया। आइए वापस पेन की तरफ चलते हैं, तो बेटा ये था मेरे पास ये, और ये मेरे पास ये है, ये कैंसिल होगा, तो म्यू के लिए आएगी 17, एक पार्ट ख़त्म हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट पर, तो अपन ने क्या करा, अपन एवरेज खिल कर आ गए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा वेरिएंस की बात करते हैं, ठीक। अच्छा वेरिएंस 2 है, बॉयज़ के लिए वेरिएंस कितना है 2। अच्छा वेरिएंस क्या होता है भाई, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, समेशन ऑफ BI², ठीक है ना, डिवाइड बाय कितना है 20 - b बार का स्क्वायर, ठीक है। बेटा ये कितना दे रखा है उसने, 2 दे रखा है बॉयज़ के लिए, राइट, समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, आपके पास सब तो अवेलेबल है, तो 2 बराबर ये समेशन ऑफ BI² आपको चाहिए, ठीक है, 20 आपके पास है, माइनस b बार कितना था, b बार भाई, b बार कितना था 12, तो 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से समेशन ऑफ BI² निकल जाएगा, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी तरह से उसने बोला था वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 गर्ल्स इज ऑल्सो 2, 30 गर्ल्स इज ऑल्सो 2, ठीक, गर्ल्स के लिए भी कर लेते हैं भाई। तो गर्ल्स के लिए क्या आएगा, 2 बराबर समेशन ऑफ GI, ये GI बोला है या मैंने G बोला है, देख लीजिए, G बोला है तो G का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है ना, GI² डिवाइड बाय 30 माइनस कितना आएगा इसका बार, G बार का स्क्वायर, ठीक है ना, कितना आएगा भाई, तो GI का स्क्वायर डिवाइड बाय 30 माइनस G बार कितना है, G बार गर्ल्स का कितना आया था, म्यू, गर्ल्स का कितना आया था, म्यू आया था, म्यू कितना आया 17 का स्क्वायर, ठीक है। लीजिए सर, तो यहाँ से हम समेशन ऑफ GI² निकाल लेंगे, चलिए आ जाएगा, राइट, ये दोनों आ चुके हैं। अब क्या चाहते हैं अपन, लास्ट में सब निकाल लिया हमने सब, अब क्या चाहते हैं, म्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा म्यू इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स, ठीक है। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट, द वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स, तो वेरिएंस लिख लेते हैं इसका, ठीक है। वेरिएंस कैसे लिखेंगे, मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स, तो वेरिएंस हमने लिखा हुआ है, वैसे तो ये लिखा हुआ है, तो सिग्मा स्क्वायर अपन लिखेंगे समेशन ऑफ BI² जो था ना, ये समेशन ऑफ BI² + GI² डिवाइड बाय 50 माइनस, ठीक है ना, माइनस कितना, तो सिग्मा स्क्वायर कितना होगा, समेशन ऑफ BI² + समेशन ऑफ G² माइनस 50। अच्छा 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो दे रखा है आपको 15, कितना दे रखा है 15, तो यहाँ आएगा 15 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लें, सारे बच्चे इसका सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ इट्स वेरी लेंथी क्वेश्चन, मैं अगर होता है तो उस क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे चॉइस मिलती है तो डेफिनेटली मुझे इस पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो म्यू, क्या मेरे पास म्यू आ चुका था, बिल्कुल आ चुका था, म्यू हमने निकाला है 17 आया, ठीक है। हमने सिग्मा स्क्वायर वो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे, सब डाटा हमारे पास अवेलेबल है। देखिए आपको पहले यहाँ से सिग्मा BI² निकालना पड़ेगा, सिग्मा GI² निकालना पड़ेगा, उसको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा, फिर सिग्मा स्क्वायर को रखने के बाद आप सोचो तब आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको जाएं, इस पर जाना चाहिए था आपको, ठीक है। चलिए अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन भैया, मतलब गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या, गुड है, मतलब अच्छा है नहीं लेगा, मतलब हर
हर बच्चे से नहीं मिलने वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं। लेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 9, राइट। आपने एस कितना दे रखा है, एस दे रखा आपने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 9 लिख रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या करें, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी, then the number of elements in the set T equals to A. A is a subset of S. A is a subset of S. हमें S के सबसेट लिखने हैं, ठीक है। एंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ A is not a multiple of 3. यानी हम जो सबसेट बनाएंगे उसमें जो हम एलिमेंट लेंगे उनका सम जो आएगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी, मतलब प्यारा क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं ना, मस्त, राइट। चलिए इसमें केस बनाते हैं। देखिए इसमें कैटेगरी बना लो आप, कैसे, एक तो 3n वाले यानी 3 के मल्टीपल वाले, ये हो गया 3n, इसको 3n बोल देते हैं, 3 के मल्टीपल, ठीक है। अच्छा दूसरा आ गया 2 और 5, ये हो गया 3n-1, 3n से एक कम वाले, ठीक है। और एक बचा 1 और 4, ये बचे 3 उनसे भी एक कम वाले। अब आपको चीज़ें दिखेंगी, यहाँ से बहुत आराम से दिखेंगी चीज़ें, दिखने वाली हैं अच्छे से। हमें इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि एलिमेंट हमें किस तरह सेलेक्ट करने हैं, इस तरह से सेलेक्ट करने हैं बच्चे कि उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर हम 2 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर हम 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर हम 4 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। इस तरह से हम एलिमेंट के सेट बनाने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बात करेंगे एक एलिमेंट का सेट, ठीक। मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। एक एलिमेंट का सेट बनाना है, ठीक है ना। अच्छा अगर एक एलिमेंट का सेट बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो ले नहीं सकता, इसमें से तो ले नहीं सकता, या तो इसमें से लूँगा या इसमें से लूँगा, डेफिनेट इन दोनों में से एक लूँगा, ठीक है ना। तो या तो इन दोनों में से एक ले लूँ कोई भी, या इन दोनों में से एक ले लूँ कोई भी एक ले लूँ, क्या फर्क पड़ता है। वो जो बनेगा वो मल्टीपल नहीं होगा 3 का, वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। तो इन दो में से कोई एक, इन दो में से कोई एक, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट अगर बनाना है तो एक एलिमेंट के 4 बन जाएंगे, 2c1 + 2c1 यानी 4, करेक्ट। अब आता है 2 एलिमेंट का बनाना है, ठीक है। अच्छा 2 एलिमेंट का कैसे बनाएंगे, 2 एलिमेंट का बनाने के लिए काम करते हैं। 2 एलिमेंट का कैसे बनाएंगे, तो 2 एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 3 में से एक ले लीजिए, ऊपर वाले 3 में से एक ले लीजिए, ऊपर वाले 3 में से एक ले लीजिए, नीचे वाले 2 में से एक ले लीजिए, पहला केस, प्लस ऊपर वाले 3 में से एक लीजिए, उसके नीचे वाले में से 2 में से एक ले लीजिए, ठीक है। 3 में से एक, 2 में से एक, प्लस 3 में से एक, 2 में से एक, ठीक है, हो गया। प्लस प्लस ये दोनों ले लूँगा तो भी चलेगा और ये दोनों ले लूँगा तो भी चलेगा, ठीक है। 2c2 + 2c2, समझ में आ गया, क्लियर है। पहला केस 3 में से एक लिया, 2 में से एक लिया, प्लस 3 में से एक लिया, इन 2 में से एक लिया, 2। सेकंड केस इन 2 में से एक ले लूँ, ठीक है, इन 2 में से 2 ले लूँ, इन 2 में से 2 ले लूँ, ठीक है। 4 केस बनेंगे, तो ये बन गए। टोटल सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 6 + 6 6, ये आ जाएगा 14, ठीक है। ये आया होगा 14 शायद, ये 14 आ भी रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आता 3 एलिमेंट लेने हो तो क्या करेंगे। अब 3 एलिमेंट लेने हो तो आगे चलते हैं। 3 एलिमेंट में क्या होगा, ऊपर वाले में से 2 भी ले सकता हूँ, ऊपर वाले में से 1 भी ले सकता हूँ, तो 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले में से 1 और ऊपर वाले में से 2, राइट। तो ऊपर वाले में से मैंने 2 लिए, 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ 3 एलिमेंट्स की, है ना। ऊपर वाले में से 2 ले लिए, ऊपर वाले में से 2 लिए, ऊपर वाले में से 2 लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके 2 में से 1 ले लूँ तो भी चलेगा, इसके 2 में से 1 ले लूँ तो भी चलेगा। तो इंटू 2c1 और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 केस बनेंगे। कैसे, ऊपर वाले के 3 में से 2 लिए, इसके 2 में से 1 लिया, या ऊपर वाले के 3 में से 2 लिए, इसके 2 में से 1 लिया, हो गए 3 एलिमेंट, ठीक है। तो 2 टाइम्स को कर दिया, समझ में आ गया। अच्छा और क्या कर सकता था मैं, और ये कर सकता था भाई, ऊपर वाले के 3 में से 1 ले लो, ऊपर वाले के 3 में से 1 ले लो, और नीचे वाले के ऊपर वाले के 3 में से 1 ले लो, इसमें से 1 ले लेते हैं। चलो इसमें से 1 ले लिया, इसमें से 1 ले लिया, तो इसमें से हम 2 के 2 ले लें, इसमें से 2 के 2 ले लें। 2 बातें हो सकती हैं, इसमें से 1 ले लो, इसके 2 ले लो, या इसके 1 ले लो, इसके 2 ले लो, ठीक है ना। तो 2c2 2 बार करेंगे हम, कितनी बार करेंगे बेटा, 2 बार करेंगे, ठीक है ना। ऐसा हम 2 बार करेंगे, क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ 3 एलिमेंट्स के केस में। 3 एलिमेंट्स के केस में ये वाला केस हम ऑलरेडी बना चुके हैं बच्चे, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला केस मैं बना चुका हूँ बच्चे, ये वाला केस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। और लास्ट वाला केस बचता है ये वाला, वो केस क्या है, ठीक है। ये वाला केस बेटा ये है कि अगर मैं इसके 2 ले लूँ, इसका 1 ले लूँ, या इसके 2 ले लूँ और इसका 1 ले लूँ, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनना अच्छे से, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से सुनना बच्चों, ठीक है। क्या बोला मैंने इसका बोला बेटा इसके 2 में से 1 ले लूँ, इसका 1 ले लूँ, इसके 2 में से 2 ले लूँ, इसका 2 में से 1 ले लूँ, या इसके 2 में से 2 ले लूँ, उसका 2 में से 1 ले लूँ, ठीक है। 3 एलिमेंट मिल गए। तो तीसरा केस बनेगा ये वाला, कौन सा वाला बनेगा, 2 में से 2, 2 में से 1 और इंटू 2 कर दिया, ठीक है ना। 2 में से 2 इंटू 2 में से 1, और ये हमने कितना कर दिया बेटा, इंटू 2 कर दिया, 2 करेंगे, 2 बार केस बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्व होगा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये आएगा 6 और 12,
12 आ गया। अच्छा ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3 और 2 6, ये आएगा प्लस ये कितना आएगा बेटा, है ना 2C2 इंटू 2C1 और ये 4, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 22 आना चाहिए, 22 आ रहा होगा, राइट। तो ये 22 आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो अब तक हम 3 केसेस बना चुके हैं। ये सिंगल, ये 4, ये वाला केस बनाया था, सिंगल एलिमेंट लिया। ये केस बनाया मैंने जिसमें 2 एलिमेंट लिए। ये केस बनाया जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए। अब हम 4 एलिमेंट का केस बनाएंगे, फिर हम 5 एलिमेंट का केस बनाएंगे, फिर हम 6 एलिमेंट का केस बनाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक। अब हम चलते हैं बेटा 4 एलिमेंट का केस बनाएंगे। 4 एलिमेंट का केस समझ लो, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे मेरे पास स्लाइड नहीं है। तो 4 एलिमेंट का केस कैसे बनाएंगे। 4 एलिमेंट के लिए तरीका है, 4 एलिमेंट का तरीका क्या है बेटा, इसके 3 उठा लो, ठीक है। इसके 3 उठा लो, इसके 3 उठा लो, इसके 2 में से 1 उठा लो या इसके 2 में से 1 उठा लो, एक ही बात है, रिपीट कर रहा हूँ। इसके 3 उठा लो, इसके 2 में से 1 या इसके 2 में से। तो 4C1 करने का मतलब है 2 केस बनेंगे, 2C1 प्लस 2C1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस क्या बनेगा। दूसरा केस इसके 2 उठा लो, इसके 2 उठा लो, बाकी 2 इसके उठा लो, या इसके 2 उठा लो, बाकी 2 इसके उठा लो। तो 3C2 इंटू 2C2 और 2 बार कर दीजिए। तो 3C2 इंटू 2C2 इंटू 2 बार कर दिया, प्लस करके। अच्छा और क्या आ सकता है, इसका 1 उठा लो, इसके 2 उठा लो, इसका 1 उठा लो, इसका 1, इसके 2, इसका 1, या इसका 1, इसके 2, इसका 1, ठीक है। तो इसका 1, इसका 1, इसके 2 में से 1, इसके 2 के 2, और ऐसा केस 2 बार बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे बना सकते हैं। तो 4 के लिए हो गया। इसी तरह से बेटा सेम 5 के लिए बनाना है, इस तरह से 6 के लिए बनाना है। तो अगर आप करते जाएंगे तो सारे केसेस को आप ऐड कर दीजिए, एंड आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। और कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ यही करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप केसेस बनाते जाएंगे और आप करेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। पर फिर बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आसान नहीं था पीछे के हिसाब से। जैसे मैंने आपको सेकंड के लिए बताया है ना, मैंने आपको 2 के लिए समझाया, फिर मैंने आपको 3, जैसे सिंगल के लिए समझाया, फिर 2 के लिए समझाया, फिर मैंने 3 के लिए समझाया, फिर मैंने 4 के लिए समझाया। ऐसे अब आप सोच सकते हैं 5 के लिए कैसे बनाऊंगा, 6 के लिए कैसे बनाऊंगा। तो आप बना सकते हैं, सबको ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट आंसर, राइट। हाँ बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन जो है बोनस, हमारी तरफ से बोनस है। एनटी का पता नहीं अभी तक क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है, मतलब जो भी उन्होंने दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, आप कह रहे हो कि ये जो पॉइंट है बेटा, ये आप कह रहे हो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, आप ये कह रहे हो कि बी 2 पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला, कि दोनों पॉइंट्स हाइपरबोला पे हैं और एक कंडीशन आपने मुझे दे रखी है। तो पहले चेक तो कर लेते हैं कि भाई सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने रखा 2x² माइनस y² इक्वल्स टू 2 हमने रखा। अब हमने x की जगह रखा सेक थीटा, बहुत ही बढ़िया। x की जगह रखा हमने सेक थीटा। अच्छा y की जगह क्या रखेंगे, टेन थीटा। तो ये आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो x की जगह मैंने रखा सेक थीटा, y की जगह रखा टेन थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से आएगा 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा। 2 से 2 उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है 0। अच्छा थीटा t 0 आ रहा है, इसका मतलब tan थीटा यानी थीटा 0 आ गया। थीटा कितना आ रहा है, 0। क्लियर। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि जब मैं सेक थीटा और 2 tan थीटा रख रहा हूँ तो थीटा 0 आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं सेक फाई और 2 tan फाई रखूँगा, अगर मैं सेक फाई और 2 tan फाई रखूँगा तो बेटा वो भी 0 देगा मुझे। तो कहने का मतलब क्या है, थीटा भी 0 आ रहा है, वेरी गुड। फाई भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब थीटा और फाई दोनों 0 आ रहे हैं तो थीटा + फाई π/2 कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से, मतलब हमारी तरफ से बोनस होना चाहिए, इट्स बोनस। समझ में आ गया क्या होना चाहिए, बोनस, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट, ठीक। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को बेटा कि S4 + C4 याद रखो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उनको बोलता रहता हूँ बेटा S4 + C4 याद रखो, काम आएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा। ये हम बोलते हैं हमेशा बोलते हैं क्लास में आप, ठीक। ये आ गया, बस इतना करना था आपको, काम खत्म। कैसे, इसकी जगह आप उठा के रख दो, ठीक। तो इसकी जगह आप उठा के रखो माइनस sin थीटा cos थीटा बराबर 0, ठीक है बच्चे। अब 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो ये 2 उधर जाएगा, ये 2 उधर चला गया, ये बनेगा sin स्क्वायर 2 थीटा और ये बनेगा sin 2 थीटा बराबर 0। समझ में आ गया, चलिए तो बन जाएगा, क्लियर। तो बस कुछ नहीं, बन गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक, और क्या चाहिए आपको। ये लीजिए इक्वेशन बन गई, चिल्ला के ये लीजिए। sin 2 थीटा को t मान लो या डायरेक्ट फैक्टर कर लो। तो आप इसके डायरेक्ट फैक्टर करेंगे तो sin 2 थीटा + 2 आएगा, है ना, और sin 2 थीटा -1 आएगा, ये लीजिए आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक आने के बाद भैया मैथ्स में ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
साइन थीटा प्लस 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, साइन थीटा प्लस 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ गई, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, आ गई। अच्छा साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/2 आ गई, और क्या आएगी 5π/2 आ गई, और क्या आएगी 9π/2 आ गई, और क्या आएगी 13π/2 आएगी, ठीक है। ओके समझ में आ गया। तो बहुत सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं, राइट, समझ में आ गया। अच्छा और क्या आ सकती हैं, देखिए आज में कंडीशन है, थीटा जो है लाइन 0 से 4π, थीटा 0 से 4π में है, एक कंडीशन इसे दे रखी है 0 से 4π में, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ तक लिख ली, ठीक है, और लिख सकता हूँ 13 5π/2 9π/2 13π/2 फिर 17π/2 आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, थीटा जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा π/4 5π/4 9π/4 13π/4 है ना, π/4 5π/4 9π/4 13π/4 आ गया। इसमें एक और आएगा 17π/4, बस 17π/4 जो है π/4π को क्रॉस कर गया, 17π/4 4π को क्रॉस कर गया, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली 4 एंगल मिल गए, आ गए। इन चारों का सम कहाँ गया भैया, ठीक है। इन चारों का जो सम है वो s है, इन चारों एंगल्स का सम क्या है बेटा s, इन चारों एंगल्स का सम s है, ठीक है। इन चारों एंगल्स का सम कर लेते हैं, इन चारों एंगल्स का सम बेटा s है, क्या है s, तो इसको निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू आ रही है 7π, कितनी आ रही है 7π, राइट। तो बेटा 7π को उठा के यहाँ रख दीजिए, जब आप 7π को उठा के यहाँ रखेंगे बच्चे तो आंसर आएगा 56, कितना आंसर आएगा 56। तो आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेट S be the mirror image of this point, let S be the mirror image of this point in the plane, है ना। वो आपसे कहता है कि S जो है वो क्या है, इसकी मिरर इमेज है, Q134 की इमेज है इसके अंदर, वो S है। और R क्या है, R एक पॉइंट है जो इस प्लेन पर है, तो गामा निकाल लेते हैं भाई। R इस एक पॉइंट है जो इस प्लेन पर, इसको रख के गामा निकाल लेते हैं। तो पहले इस पॉइंट को रखिए, कितना आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा -5 है ना। अच्छा प्लस गामा प्लस 3 बराबर 0, तो गामा मेरे ख्याल से -4 आ गया, है ना। तो R मतलब R पॉइंट तो आ गया आराम से 3 5 और -4, ठीक है, ठीक। अब क्या चाहिए, एक S चाहिए, वो क्या है, इमेज है, किसकी है, इसकी है, किसके अंदर, प्लेन के अंदर। इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता ही है, x - x1 अपॉन a, x - x1 अपॉन a, x - x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, z1 ये हो गया, a b c ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, b कितना हो गया बेटा -1, z कितना हो गया 4 अपॉन c कितना आ गया 1, और बराबर में लिखते हैं अपन लोग -2, बराबर लिखते हैं -2, उसका लिखते हैं अपन, उस पॉइंट को उठा के प्लेन में रखते हैं, उस पॉइंट को उठा के अपन प्लेन में रखते हैं, इस पॉइंट को उठा के प्लेन में रखते हैं, रखिए। तो 2 × 1 यानी 2 -3, ठीक है, -3 + 7 आ जाएगा, 4 + 3 डिवाइड बाय, नीचे आता है a² + b² + c², नीचे कितना आता है a² + b² + c², तो वो आ जाएगा 6। ये लीजिए सर, बस। तो इसको इक्वल करते जाइए, इन दोनों को इक्वल करोगे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल करोगे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल करोगे z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सीधा है ना, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c बराबर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² + b² + c²। इस फंडे को यूज़ करिए तो सीधा आपका इमेज आ जाएगा, XYZ निकलेगा, वो इमेज आ जाएगा। तो इमेज आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट R तो आ गया था 3, 5, -4 है ना, R आ गया था 3, -5, -4, ये आ गया था R, है ना, ये आ चुका है ना, ठीक है। और इमेज निकालोगे तो इमेज आ जाएगी ये, बस। तो इमेज पता है, यानी ये पता है, R हमें पता ही था, ठीक है। इमेज पॉइंट को उसने नाम दिया है S, क्या नाम दिया है S, तो ये पॉइंट S आया मेरे पास, ये रहा, कहाँ है ये इमेज, ये रही। इस सॉल्यूशन में देखोगे तो बहुत लेंदी कर रखा है हमने, लेकिन आप डायरेक्ट इमेज निकालोगे मेरे तरीके से तो बहुत जल्दी इमेज आ जाएगी। तो ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा, R आपका आ ही चुका है। R कितना है बच्चे, R अपना आया था 3, 5, -4, 3, 5, -4, ठीक है बच्चे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर कर देना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर कर देना, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर ऑफ द लेंथ, बस उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना। लेट Z1 by Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 π/4 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 π/4 है, ठीक है। चलिए, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 का मतलब हो गया, अभी बताता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है Z1 Z2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं भाई, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा Z को x प्लस आइटा वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Z को x प्लस आइटा वाई मान लेते हैं, मान लिया। अच्छा, Z को x प्लस आइटा वाई मानेंगे, उसका मॉड लेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ Z क्या है? x, तो उसका x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप जब Z की जगह x प्लस आइटा वाई रखेंगे, उसका मॉड निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा 6x माइनस 9। ये अपने पास पैराबोला हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3/2, ये दिस इज़ अ पैराबोला, यानी कर्व मिल गया मुझे कर्व मिल गया भैया, ये कर्व मिल गया मुझे, दिस इज़ आवर कर्व, राइट। बस अब काम खत्म। कैसे खत्म बताता हूँ। इस कर्व पर 2 पॉइंट है, एक का नाम Z1 है, एक का नाम Z2 है, ठीक है। एक का नाम Z1 है, एक का नाम Z2 है, राइट। अच्छा, जब हम पैराबोला पढ़ते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो उस पर पॉइंट हम क्या लेते हैं भैया? 4ax है ना, स्मॉल में पॉइंट लेते थे हम at स्क्वायर और 2at। x कोऑर्डिनेट लेते थे at स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट लेते थे at स्क्वायर, है ना। तो यहाँ x की जगह x माइनस 3/2 है ना। तो x माइनस 3/2 है, तो x माइनस 3/2 बराबर लेंगे at स्क्वायर। a कितना है? 4a इक्वल्स टू 6, 4a इक्वल्स टू 6, तो a कितना है? 3/2, a कितना है? 3/2, a कितना है? 3/2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस 3/2 बराबर at स्क्वायर, यानी 3/2 t स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? 3/2 प्लस 3/2 t स्क्वायर, 3/2 प्लस 3/2 t स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट आएगा, यानी x कोऑर्डिनेट जो आएगा मेरा p पॉइंट जो आएगा वो आएगा बेटा 3/2 प्लस 3/2 t1 स्क्वायर, ठीक है। 3/2 प्लस 3/2 t1 स्क्वायर आएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है 2at। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 2at, 2at, ठीक है ना। तो 2a कितना है? 3/2, 2at, तो 3/2 3t आ जाएगा, 3t, ये लीजिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो मेरे पास वो कितना आएगा बेटा? वो आएगा 3/2 प्लस 3/2 t स्क्वायर, t2 स्क्वायर और 3t2, ये आ गया, ठीक है। अब आपने ये एंगल π/4 दे रखा है, आपने बोला ये आर्गुमेंट π/4, ये एंगल π/4 दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है? इस PQ के स्लोप को, है ना, इस PQ के स्लोप को 1 के बराबर करना है, ठीक है। तो भैया मेरे को क्या करना है? मेरे को लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाना है। तो मेरे ख्याल से 3 जो भी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आना चाहिए, लिखा हुआ नहीं है इन्होंने, ओके राइट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, जगह है मेरे पास, ठीक। तो यहाँ से बच्चे आएगा t2 माइनस t1, है ना, मैं लिख देता हूँ t2 माइनस t1 3 टाइम्स, और नीचे कितना आएगा बेटा? है ना, नीचे कितना आएगा? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 आएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, और ये स्लोप 1 आ गया बेटा, है ना, स्लोप 1 आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, t1 प्लस t2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। आगे ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहता है वो आपसे? अब वो चाहता है आपसे Z1 प्लस Z2। क्या चाहता है आपसे? Z1 प्लस Z2 का इमेजनरी पार्ट, Z1 प्लस Z2 का इमेजनरी पार्ट। तो Z1 प्लस Z2 का इमेजनरी पार्ट इसका कितना है? 3t1, इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? 3t2। इन दोनों का सम चाहिए, तो उसको चाहिए इमेजनरी पार्ट का सम। तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए इन दोनों का सम। तो आपको चाहिए था, आंसर में क्या चाहिए? आपको चाहिए 3 इंटू t1 प्लस t2, यानी आंसर कितना आएगा? 6। आंसर कितना आएगा? 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट 1,2, ठीक है। 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओके। इस पॉइंट का नाम है 1,2, इस पॉइंट का नाम क्या है? 1,2, चलिए, ठीक है। अच्छा, कॉमन टेंजेंट आपके पास यही है ना, ये कॉमन टेंजेंट है। कैसे पता चला ये वाली कॉमन टेंजेंट है? क्योंकि आप इसमें 1,2 रख के देखिए, पास हो रही है, ठीक है ना। तो 1,2 इसमें रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टेंजेंट इससे पास हो रही है, राइट। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट हो गया 1,2 और ये आपकी कॉमन टेंजेंट हो गई। क्या? आपकी कॉमन टेंजेंट हो गई, राइट। अच्छा, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कितनी है? इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। क्लियर? समझ में आ गया? इसका स्लोप कितना आ गया? इसका स्लोप आ गया -4/3 आ गया। अच्छा, इसका स्लोप अगर -4/3 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? ठीक है, अगर इस लाइन का स्लोप अगर -4/3 है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? C1 C2 वाली लाइन का स्लोप होगा 3/4।
MC1C2 कितना होगा बेटा 3/4। समझ में आ गया भाई, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इस लाइन का स्लोप -4/3 है तो इस लाइन का स्लोप हो गया 3/4। क्लियर, tan थीटा आ गया 3/4, और अगर इसका tan थीटा 3/4 है तो sin थीटा आ गया 3/5, वेरी गुड, और cos थीटा आ गया 4/5। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुझे C1 और C2, उसने बोला है मुझे C1 कोऑर्डिनेट निकाल के दो, मुझे C2 कोऑर्डिनेट निकाल के दो, तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि अगर एक ही लाइन पर अगर मुझे एक पॉइंट पता है और डिस्टेंस पता है तो बाकी पॉइंट्स निकालने के लिए हम पैरामेट्रिक यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे पता है ये पॉइंट कितना है 1,2, ये रेडियस कितनी है 5,5 है कि नहीं है, 5,5 है पक्का। तो sin थीटा मुझे पता है 3/5 हो गया, cos थीटा मुझे पता है 4/5 हो गया, ये पॉइंट मुझे पता है और पैरामेट्रिक फॉर्म भी पता है। क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y - y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू ±r। ठीक है भाई, एक साइड के लिए अगर आप +r यूज़ करेंगे तो दूसरी साइड के लिए आप -r यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए तो हमने करा है, इसको हमने +-r लिखा है, r उसने 5 दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आएगा, एक बार प्लस यूज़ करेंगे, cos थीटा sin थीटा पता है, cos थीटा sin थीटा पता है, cos थीटा sin थीटा पता है, तो रख दीजिए, ये पॉइंट आ गया 5,5। एक बार हम माइनस यूज़ करेंगे, यूज़ करा, वापस cos थीटा sin थीटा रख दिया, तो ये पॉइंट आ गया -3,-1। क्लियर, तो एक सेंटर आ गया 5,5 और एक सेंटर आ गया -3,-1। क्लियर, अच्छा दोनों आ गए। अब क्या करना था, आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा हो गया 10, अल्फा प्लस बीटा हो गया 10, ठीक है, और गामा प्लस डेल्टा हो गया -4। और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 40 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 40, आंसर इज 40, आंसर इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको बोलूँगा बहुत आसान है ना। मैं आपको बता दूँ करना क्या है। देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है ना, दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो सेपरेट करके इसको सेपरेट कर लीजिए, इसको लैम्डा और उससे भी कर सकते थे, एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल को एक तरीका और होता है करने का, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, उससे भी कर सकते थे आप। ठीक है ना, तो आप एक तरीका तो ये है, ऐसे कर लीजिए, अलग कर लीजिए एक पार्ट, ये अलग कर लीजिए, एक पार्ट ये अलग कर लीजिए। ठीक है बच्चे, आप क्या करेंगे, इस e की पावर माइनस एक्स को लिखना 1/e की पावर एक्स, इसको लिखना 1/e की पावर एक्स, e की पावर माइनस एक्स को लिखना 1/e की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ e की पावर माइनस एक्स है, तो जिस e की पावर x को लिखना 1/e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ e की पावर माइनस एक्स को लिखा था 1/e की पावर x, यहाँ लिखेंगे e की पावर x को 1/e की पावर माइनस एक्स, ये आएगा 3e की पावर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 7e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब मुझे लगता है कोई बच्चा फंसने वाला है। खत्म क्वेश्चन। अगर आपको करना है तो इस वाले पोर्शन को करने के लिए इसको आप t माने, और इस वाले पोर्शन को करने के लिए इसको आप t1 माने, कुछ और मान लें, जो मानना है, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया है ना। देखिए हमने ये कर भी रखा है, हमने इसको सेपरेट किया है, सेपरेट करके है ना, ये सेपरेट वाली फॉर्म बना ली हमने, जैसे ये वाली। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको t1 नाम दे दिया, जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए हमने t नाम दे दिया। दोनों को सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं आगे जाने के कोई बच्चा फंसने वाला है। लास्ट में जो वैल्यूज़ निकालें उसको रख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। एक तरीका और हो सकता था इसका, जो मुझे लगता है बेस्ट होता, एक तरीका तो वो मैंने बताया ही आपको। दूसरा तरीका इसका, एक काम करिए आप, ठीक है, काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2e की पावर 2x प्लस 3, 4e की पावर 2x प्लस 7। ठीक है, इसको लिखते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, आप चाहे तो फिर बोल रहा हूँ नोट्स देख सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल होते हैं तो ऐसे सेम क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में कराते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे, इसको e की पावर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मैं ऐसे कराता हूँ क्लास में, e की पावर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, और इसके बाद हम e की पावर 2x को t मानते हैं, तो e की पावर 2x dx बराबर आता है हाफ dt, e की पावर 2x dx बराबर आता है हाफ dt, ये चला जाएगा यहाँ से, तो ये बन गया हाफ, ये बन गया 2t प्लस 3, ये बनेगा t, और ये बनेगा 4t प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, मस्त हो गया, आंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन पर भी जा सकते थे। एक मेथड और है इसका, क्या था, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, उससे भी कर सकते हो आप। ठीक,
इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए ये भी मेरे को लगता है बहुत आसान सा ही था। 18 से डिवाइड करना है आपको, 18 से डिवाइड करना है। तो 18 किस में आता है, 6 में आता है। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। तो 6 और 9 पैदा करो पहले। तो 6 और 9 कैसे पैदा होंगे, इसको ऐसे लिखिए 3 × 1 + 6 की पावर 22 + 2 × इसको लिखेंगे 1 + 9 की पावर 22 और यहाँ लिखेंगे -44। समझ में आ गया? रिपीट कर रहा हूँ। 7 को लिखेंगे 1 + 6 की पावर 22, 10 को लिखेंगे 1 + 9 की पावर 22 -44। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 22c1 × 6 आएगा। ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही वैसे, तो फिर भी लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए 2 × इसको लिखेंगे 1 + 22c1 × 9 आएगा। ठीक है, प्लस 22c2 × 9 का स्क्वायर आएगा, ये लीजिए एंड सो ऑन। आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर आएगा -44। अब समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, आपको 18 से डिवाइड करना है ना। देखो ये 3 बचा, ये 2 बचा, 3 और 2 5, 5 में से -44 गया तो माइनस का 39 आ गया ना, -39 तो ये आएगा, ये आएगा प्लस। अब आप सुनना, ये वाले पार्ट में 18 आएगा, इसके आगे वाले हर पार्ट में 18 आएगा, इसमें 18 आ रहा है, इसके हर वाले में पार्ट में 18 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पार्ट है सब 18 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 3 × this 6 18, 3 × 6 फिर 18, तो सारे पार्ट 18 से डिविजिबल हैं। एवरीथिंग इज डिविजिबल बाई 18। इधर आ जाइए 2 × 9 18, फिर यहाँ पर भी 18, ये सारे पार्ट 18 से डिविजिबल हैं, ये सारे पार्ट 18 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दिस होल पार्ट इज डिविजिबल बाई 18। ठीक है, दिस होल पार्ट इज डिविजिबल बाई 18। बचा क्या, 3 × 1 यानी 3 बचा, 2 × 1 यानी 2 बचा और -44 बचा यानी -39 बचा। अब नेगेटिव तो आ नहीं सकता रिमाइंडर, तो नेगेटिव नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया। तो हम ऐड करते हैं जिससे डिवाइड करा। किससे डिवाइड करा, 18 से। 18 डिवाइड करा फिर भी नेगेटिव रहा, फिर 18 डिवाइड करा फिर भी नेगेटिव रहा, फिर 18 डिवाइड करा फिर भी नेगेटिव रहा, फिर 18 डिवाइड करा, 18 ऐड करा, डिवाइड नहीं 18 ऐड करा। तो जब तक वो पूरा पॉजिटिव में नहीं आ जाएगा ऐड करते जाओ। तो 18 ऐड करा नेगेटिव, 18 ऐड करा फिर नेगेटिव। ठीक है, 18 ऐड करा, अच्छा यहीं से काम हो रहा है हमारा, चलिए हो गया काम। तो 3 बार 18 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो रिमाइंडर इज 15। कितना आएगा आंसर, 15। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ओवरऑल इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं इसको यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ बच्चे कि ये जो पेपर था ओवरऑल वो आसान था। पेपर क्या था, आसान था। मतलब मैं मान कर चलता हूँ कि अगर मुझे अटैम्प्ट करने हैं 25 क्वेश्चन तो मैं इसमें से 20 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकता था। तो आई होप कि जो हमने आपको ये डिस्कशन दिया है, इस डिस्कशन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमें सुनने के लिए, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।